अस्सलाम वालेकुम। आप बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं अब तक पर। आज बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान शायद ऐसे ना सियासी ना माशी हालात से कभी गुजरा है। जितने भी माशी तजनिगार इस पर मईशत नजर रखते हैं, सालों से बजट को कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हालात अनपैरेलल्ड हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। ना ऐसा पॉलिटिकल ना ऐसा इकोनॉमिक लैंडस्केप पाकिस्तान इससे पहले देख चुका है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि सियासी और माशी लिहाज से आज का दिन एक अहम तरीन दोहराए पर पाकिस्तान मौजूद है। ये तो हम कहते हैं कि हमेशा नाजुक मोड़ है, लेकिन माशी लिहाज से भी इतना नाजुक मोड़ शायद कभी पाकिस्तान ने ना देखा। सियासी हैजान, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, जिसने मईशत को खा लिया, और माशी सूरत हाल भी इस वक्त हम कहते हैं मुसलसल गुमगू कैफियत का शिकार है। IMF प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, नए टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और फिर अहम तरीन सवाल के महंगाई में मजीद इजाफा होगा या महंगाई कम होगी। ये सारे अहम सवालात के साथ आज की बजट ट्रांसमिशन में हम आपके सामने हाजिर हैं। कौन से सेक्टर्स पे नए टैक्सेस लगेंगे? 9,200 अरब रुपए का जो हजम है, जो नए टैक्सेस का कहा जा रहा है, जो टैक्सेस बजट में होंगे, जो रेवेन्यू टारगेट्स होंगे गवर्नमेंट के, ये 9,200 अरब रुपए कहां से कलेक्ट किए जाएंगे? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा? कौन कौन से सेक्टर्स, जिस तरह से बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और दीगर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर या टेक्नोलॉजी, इनके हवाले से आज के बजट में क्या खबरें होंगी? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि एम्प्लॉयमेंट की बेस कहा जाता है, वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। क्या मरात होंगी उस सेक्टर के लिए मजीद, या नए टैक्सेस होंगे? साथ साथ एग्रीकल्चर, जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है मईशत की, उस हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है? इन सारे अहम सवालात के जवाब आज इस बजट ट्रांसमिशन में आपको मिल सकेंगे। हम बताते चलें कि आज का ये बजट पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिहाज से इसलिए अहम है कि जिस तरह हमने कहा कि सियासी और माशी लिहाज से तो इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आज के दिन हमें यह पता चलेगा, या हम कह सकें तो यह बैरोमीटर होगा कि पाकिस्तान को आगे किस तरफ बढ़ना है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस आखिरकार क्या है, हमें आज पता चल सकेगा। हमें पता चलेगा क्या हुकूमत इलेक्शन ईयर में अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने को तरजीह देती है, या फिर IMF को? हमें यह पता चलेगा कि हुकूमत, जो कि मुसलसल कुछ माह से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए इंपोर्ट कब कर रही है, क्या वो ये सिलसिला जारी रखेगी, या फिर पाकिस्तान में जो टैक्स निजाम है, इसके स्ट्रक्चर को मजीद अलाइन करेगी? हमें यह पता चलेगा कि इस टैक्स बेस पे इजाफा होगा, या फिर वही अवाम, वही सिस्टम रिग्रेसिव टैक्सेशन का, जो एक गरीब तबके को मुसलसल मुतासिर कर रहा है, उसकी आमदनी जो ऑलरेडी सुकड़ रही है, उस पर मजीद बोझ बनकर गिरेगा, या फिर नए एवेन्यूज, नई टैक्स ब्रेक्स और नए सेक्टर्स टैक्स नेट में आ सकेंगे? ये सारे अहम सवालात हैं आज के दिन जो हमें पता चल सकेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि सब में इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत IMF को सेटिस्फाई करेगी या फिर अपने वोट बैंक को? आपको ये बताते चलें कि ये इलेक्शन ईयर भी है। 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है आईनी तौर पर, और इसी तरह IMF की जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है, इस हवाले से भी ये बजट अहमियत का हामिल है। 3 IMF की शराइत सामने आ चुकी हैं, जिसमें से एक शर्त पाकिस्तान फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करने के हवाले से है, उसकी रेगुलेशन को इंप्रूव करने के हवाले से है कि हुकूमत का रोल ना हो। इसी तरह दूसरी अहम बात वो यही है कि बजट IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए। ऑलरेडी वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं IMF की टीम के साथ पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की, और इन मीटिंग्स का नतीजा कहा जाता है कि बजट में सामने आएगा कि आया हुकूमत बजट उनके प्रपोजल्स के मुताबिक बनाती है या उस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाती है, नहीं बनाती है। इस पूरी सूरत हाल बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। अली नासिर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे को एंकर भी हैं, सीनियर तजनिगार भी माशी। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये बताएं कि क्या आपको उम्मीद है, बड़ा अहम दिन है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत IMF को सेटिस्फाई करने जा रही है आज, या अपने वोट बैंक को इलेक्शन ईयर में सेटिस्फाई करने जा रही है? देखिए, IMF को सेटिस्फाई करना तो इनकी मजबूरी है। वोट बैंक का मामला तो अब एक अलहदा ही इश्यू बन गया है, क्योंकि सियासत तो किसी और ही समत में जाती दिखाई दे रही है। आपको पता है कि हुकूमत अगर किसी भी तरह के माशी फैसले इस वक्त पर करती है तो वो गैर मकबूल ही तस्वर किए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। उसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपको पता होगा कि महंगाई बढ़ चुकी है, हालात भी पाकिस्तान के थोड़े ख़राब हैं, और कोई ऐसे खास इकदाम लिए भी नहीं जा सकते जिनसे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो सके। तो इस वक्त तो फायर फाइटिंग बजट होगा, और IMF के साथ ताल्लुकात सही रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी कंपल्शन है, एक ऐसी पाबंदी है कि अगर हमने इसे
आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर दोबारा से दाखिला या नए प्रोग्राम के अंदर अपना जो है किरदार अदा न किया तो बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट होने के ज्यादा इम्कानात हैं। पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी, कोई प्लान सी, कोई अल्टरनेटिव प्लान है भी नहीं और ना हो सकता है। बैनुल अक़वामी ज़र्री और माशी निज़ाम चलाने के लिए ही आईएमएफ का इदारा बनाया गया है। उनके असूल कवायद और ज़वाबित का मकसद ही ये है कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर आजकल के आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर्वाइव और सस्टेन कर सकें। उनकी जो मांगे हैं वो निस्बतन आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ताकतवर तबकात हैं शायद उनको ये चीजें कबूल ना हो। उनकी बुनियादी शर्त हमेशा यही रहेगी कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इंटरेस्ट रेट, वो कभी भी मनफी ना जाए। इसके माने ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम जिद करेंगे तो वो बाजू मरोड़ के हमसे करवा लेंगे। अगर हम इज्जत के साथ अपनी जो है वकार को बरकरार रखते हुए खुद ये फैसला कर लेते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लेंगे तो उनको कोई खास एतराज नहीं होगा, बल्कि हम उनके प्रोग्राम में शायद आसानी से दाखिल हो सकें। दूसरी चीज जो है, उन्होंने इंदिया दे दी है कि वो इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, और आपको आजकल पता है कि इस्तेहकाम के लफ्ज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उन्होंने ये वाजे करके बता दिया है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी अक़दार का एहतराम नहीं किया जाएगा वो हमारे लिए प्रोग्राम के अंदर एंट्री रखेंगे। एंड दैट मीन्स मैनी थिंग्स। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये है कि ज़ाहिरी बात है, एक कम्प्रिहेंसिव एजेंडा होता है, और वो कम्प्रिहेंसिव एजेंडा के अंदर उनके नंबर 1 आइटम जो है वो इस वक्त यही है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह उनके डिफाइंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एडहियर करे, फिर तभी आईएमएफ के प्रोग्राम में जा सकते हैं, वरना सेफान नहीं जा सकते। मैं बड़ी क्लियरली आपको बता दूं। तो देयर विल बी ए कॉम्प्रोमाइज। ये तो होगा कॉम्प्रोमाइज, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पैराडॉक्स है, डायलेमा गवर्नमेंट के लिए इस पे आगे बढ़ना। लेकिन ये भी रियासत साहब बड़ा अहम मामला है कि तकरीबन 9,200 अरब रुपए के ये टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज़ हैं जो टारगेट हमने सेट करने हैं। जो अभी हमारा शॉर्टफॉल है वो एक 400 अरब से ऊपर का है, और जो एफबीआई कारकर्दगी सालों से रही है, टारगेट सेट होते हैं, फिर मजीद प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। तभी हमने देखा है कि नए नेट पे सेक्टर्स भी नहीं आते, बर्डन मजीद बढ़ता है। ये 9,200 अरब रुपए ये कहाँ से कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमारे लिए ये 9,200-300 अरब रुपए होंगे, लेकिन जब इनको डॉलर्स में ट्रांसलेट करते हैं तो ये पीनट्स बन जाते हैं, और शायद ये पिछले हमारे बजट आउटले से कम निकले। ये रकम रुपयों के अंदर तो आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये हमारी एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग और हमारे डिफेंस बजट बिलखुसूस मिलिट्री हार्डवेयर को भी कवर नहीं कर पाए। और फिर आपको पता है कि जो बैनुल अक़वामी कर्जे हैं उनका असल अलहदा है, सूद अलहदा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल अगर ये टारगेट अचीव भी कर लिया जाता है बाय सम मिरेकल, इसका कोई बजट आउटले का कोई बेनिफिट पाकिस्तान के लिए एज ऑफ सच नहीं है। पाकिस्तान एक क्वागमायर में फंस गया है, पर मुझे कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं जो बहुत दफा पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने में कामयाब रहे। इस दफा उनके लिए एक मुश्किल इम्तिहान है क्योंकि ही इज टाइड डाउन फ्रॉम ऑल साइड्स। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है, लेकिन रियली स्पीकिंग उनके पास फ्री हैंड इस वक्त नहीं है। वो एक अजीब सी कंपल्शंस के अंदर फंसे हुए हैं। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि बैनुल अक़वामी ज़र्री इदारा, मालियाती इदारा जिसे हम IMF कहते हैं, उसकी कंपल्शंस हैं कुछ, और फिर हमारी इकोनॉमी के पास पहले जो ऑप्शंस थे, क्योंकि पहले उनके पास ऑप्शंस बहुत होते थे। सही, आप इससे मजीद बात भी करेंगे इस ट्रांसमिशन पे आगे चल के, इन चैलेंज पर, और खासतौर पे मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसे ऑटो सेक्टर, इस पर भी आएंगे कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो, क्योंकि अब आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी, लेकिन जो भी तबकात हैं सबके जहनों में सवालात है कि आखिरकार क्या होगा। इस सेक्टर पे भी आएंगे, दीगर तमाम सेक्टर्स के बारे में कि बजट में होने आखिरकार क्या जा रहा है, कहाँ कीमतें बढ़ेंगी, कहाँ कीमतें कम होंगी, क्या उम्मीदें हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन।
आज का दिन सब में अहम सवाल है कि हुकूमत अब क्या डायरेक्शन लेने जाती है। जिस तरह हमने कहा कि एक तरफ तो आज ये बैरोमीटर होगा थॉट प्रोसेस का कि हुकूमत IMF को सेटिस्फाई करती है, उसकी कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करती है, या दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को इस इलेक्शन ईयर में सिक्योर करती है। ये बड़ा अहम सवाल है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की हमने बात भी की है। मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर दानिश भी सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। HM शहजाद साहब और पाकिस्तान ऑटो डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, क्योंकि मुख्तलिफ जो रिसर्च और ब्रोकरेज हाउसेस एक्सपेक्टेशंस दे रहे थे, तो उनको आज पूरे दिन जो था इस वक्त हम जमा कर रहे थे, मैंने जितनी रिपोर्ट्स आज देखी, जितनी रिपोर्ट्स आज पढ़ी, उसमें एक जुमला मैंने देखा कि वी कैन नॉट रूल आउट फर्दर इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ गाड़ियों के हवाले से। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, तकरीबन तमाम एंटीसिपेट कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखें, लफ्ज़ आप कह रहे हैं इंपोर्ट, जी, जिन गाड़ियों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आती है TR बैगेज गिफ्ट के तहत, सही, और वो समंदर पार पाकिस्तानी आपको भेजता है, और ये वाहिद ज़रिया है हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर में ड्यूटी लेने का। समंदर पार पाकिस्तानी ना सिर्फ गाड़ी आपको भेज रहा है, डॉलर ड्यूटी आपको भेज रहा है। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर हुकूमत उस पर ड्यूटी बढ़ाने का कुछ सोचे, इसलिए कि ऑलरेडी आपकी जो ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है। पिछले दिनों आपको पता है, आपने और हमने एक प्रोग्राम किया था, RD हटाई गवर्नमेंट ने, उसको एक्सटेंड नहीं किया। 31 मई को वो जो ड्यूटी RD जो थी वो ख़त्म हुई है। उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया कि डॉलर जो है मुसलसल ऊपर जा रहा है। हमने ये इस दफ़ा बजट में तजवीज़ दी है, हमें पता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, हुकूमत काफ़ी परेशान है, तो हमने कहीं डिमांड नहीं की कि आप ड्यूटी कम करें। हमने हुकूमत से ये अपील की है, जो TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इसकी एज लिमिट आप बढ़ा दें। जो कार 3 साल पुरानी आ रही है उसे 7 साल कर दें, जो जीप 5 साल पुरानी आ रही है उसे भी 7 साल कर दें। मैंने आपका प्रपोजल पढ़ा है, उसमें आपने लिखा है कि इससे पेट्रोलियम की इंपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या हुकूमत आपके मुतालबे को संजीदगी से ले रही है? आप मुलाकात की है तो आपको कहीं लगा कि ये मुतालबा आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ये अभी से नहीं हो रहा? जी नहीं, देखें, हम हर साल अपनी बजट तजावीज़ देते हैं। इस दफ़ा आप ख़ुद भी शुरू में आपने कहा कि ये बड़ा एक चैलेंज है इस दफ़ा, और हम खुद भी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल में है। तो हमने तो खुद बढ़कर हुकूमत से ये अपील की है कि भाई ठीक है, आप अगर ड्यूटीज़ कम नहीं करता है तो आप बढ़ाएं भी ना, जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो रहने, लेकिन आप जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उसकी एज लिमिट बढ़ा दें। मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी तवक्को से बहुत बढ़कर डॉलर में ड्यूटी आपको मिलेगी, सिर्फ आप एज लिमिट बढ़ा दें। अच्छा देखें, इस वक्त 3 साल पुरानी एक छोटी गाड़ी 650 सीसी की वो $5,000 की है जापान में, और वही 5 साल पुरानी गाड़ी $3,500 की है, और अगर वो हम 7 साल पुरानी गाड़ी लेते हैं तो वो $2,500 की है। तो ये बेनिफिट पब्लिक को जाएगा, ख़रीदार को जाएगा, लेकिन डॉलर में जो ड्यूटी आएगी वो हुकूमत को वही मिलेगी, बल्कि वॉल्यूम बढ़ेगा, बाहर से गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी, हुकूमत को टैक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इंपोर्ट बिल पे आप कहते हैं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये मैं अगर आपसे सिर्फ इस बात को समराइज़ करते हैं कि कीमतें आज बजट में आपकी तवक्को के मुताबिक, ये आप विश आप कर रहे हैं, ख्वाहिश है कि कम होंगी, लेकिन हकीकत में आपको लगता है कम होंगी गाड़ियों की या बढ़ेंगी और ज़्यादा, क्या होगा? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट, अगर क्योंकि मैं इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी जो यूज गाड़ियाँ आती हैं वो इंपोर्ट के ज़मरे में नहीं आती, वो TR बैगेज गिफ्ट के तहत हुकूमत पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आती है। तो इसलिए इस पर LC नहीं खुलती। आपके मुल्क से LC के बाद कोई डॉलर नहीं जा रहा, बल्कि ये TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं जो गाड़ी आ रही है आपको डॉलर ला के दे रही है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत इनको छेड़े। हाँ, जो आपकी CKD SKD असेंबली, वो पहले ही आपको पता है कि वो किस दहाने पे खड़ी है, वो एक अलग मैटर है। उधर तो और अच्छा, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रपोज किया कि FED को रिड्यूस किया जाए लोकली प्रोड्यूस व्हीकल्स पे, और उन्होंने कहा जी मतलब कि इसको कम करेंगे तो फ़ायदा होगा। इस पर पूछता हूँ आपसे, लेकिन डॉक्टर दानिश साहब आपसे पूछना चाहूँगा पहले कि ये चैलेंज आपकी नज़र में डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने पाकिस्तान के सियासी माशी हालात सालों पर मुहित आपका तज्ज़िया तजुर्बा है, इतना मुश्किल पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप
कभी किसी हुकूमत को मिला है कि एक तरफ IMF और एक तरफ इलेक्शन ईयर और एक तरफ इतनी सख्त कंडीशनैलिटीज, वो इमरान खान का मुश्किल प्रोग्राम, फिर मौजूदा हुकूमत की कोशिशें और सब कुछ कि डिफॉल्ट ना हो सके, आपने देखा इतने संगीन हालात में बजट इससे पहले? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, ताकि क्योंकि मैं अभी हज के एक सिलसिले से निकल कर आया हूँ और आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जो भी चीजें हैं उसमें मैं अपने आउटपुट दे दूँ। बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अमूमन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बजट को डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब PSDP इतनी है तो बजट इतने हजार का है, तो जनाब इतने रुपए का खसारा है, तो इतना टैक्स मांगा जा रहा है, इतनी GDP है, तो इतनी इन्फ्लेशन है, तो इतने जो है वो आपके दफा में दिया जा रहा है, BR की टैक्स कलेक्शन इतनी है, तो फला इतना है। देखिए ये सारी चीजें सोशल मीडिया में और इनमें मौजूद है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इदारों ने जो आपकी इनको हुकूमत को सोल्यूशन दिया है वो भी ऑलरेडी मौजूद है। अब उसमें हुकूमत इन सोल्यूशन को किस तरह लेती है वो अपने तौर पर है, क्योंकि जब ये बजट बना रहे होते हैं तो बहुत वास्ट कैनवस पे ये चीजें देख रहे होते हैं। जो सवाल आपका था वो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मौजूदा हुकूमत को जो बजट बनाने जा रही है, जिस किस्म की सिचुएशन और इंटरनेशनल सिचुएशन से उसका वास्ता पड़ा हुआ है, यकीनन उसको माइनस नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ही है और वो बहुत ही खतरनाक हद तक है। इवन कि मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं कहूँगा, यहाँ तो आईनी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, समाजी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, माली बहरान भी है। सारे बहरानों को फेस करते हुए हुकूमत बजट बना रही है। बहरहाल ये चैलेंज उसको लेना है क्योंकि उसने लिया है, और इंटरनेशनली जो इस वक्त IMF के साथ उनकी कंडीशन है, ये सब डिस्कशन का हिस्सा है। मुख्तलिफ मौके पे आपने हमने सबने डिस्कस किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बजट के हवाले से आम इंसानों और नॉर्मल चीजों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि आपके सुनने वालों को महसूस हो सके इससे, और महसूस नहीं बल्कि उनको इन चीजों की आगाही हो कि असल में होना क्या चाहिए, चीज क्या है। आम आदमी तो नहीं समझता ना कि तरक्याती काम कैसे होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, क्या है। देखिए इस वक्त जो माजी की संगीन मुआशी जराइम ने मईशत को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। मईशत का मजमूई हजम में इजाफे की बजाय जो है वो तकरीबन सुना है कि 34 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। अब मरीज को आप दवा देंगे तो ये दवा से अफाका नहीं होगा, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। आवाम कई साल से जो है ना महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी जवाल को भुगत रही है। आपको मिडिल क्लास तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ गया है। इनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब दे चुकी है। ठीक है, तो इस वक्त मईशत की सर्जरी है। आप महंगाई, बेरोजगारी के सबब मजीद लाखों अफराद खते गुरबत से नीचे जा चुके हैं। ठीक है, मुल्क में महंगाई और लासानियत को आपको कंट्रोल करना है, आपको एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करना है, आपको अपने पाकिस्तान के अंदर कवानीन को जो है वो मजबूत करना है, कानून को यहाँ पे मजबूत करना है, फूड सिक्योरिटी के मसला जो बहुत ही संगीन हो चुका है उसको बेहतर करना है। अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है, उनको कोई सिक्योर नहीं है, उनका एतमाद जो है वो बहाल करना है। बहुत मेजर ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर इस्लाहात बहुत ही अहम है। पाकिस्तान में 4000 अरब रुपए का टैक्स अदा नहीं किया जाता, उसको आप दायरे में लाना है, बहुत जरूरी है। अहम तरीन लोगों के ऊपर आपको टैक्स लगाना है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पैसा है वो सारा का सारा तो चला जाता है आपके उस इंपोर्ट पे, जिसमें ज़राअत के हवाले से, जबकि ये ज़रूरी मुल्क है बदकिस्मती से पाकिस्तान। लेकिन आप देखें कि हम ज़राअत के ऊपर तकरीबन शायद 17 से भी ज़्यादा अरब जो है वो रुपए लगाते हैं, और तकरीबन अपना जो IPPs के हवाले से या फर्नेस ऑयल के हवाले से, क्योंकि बिजली हमारी जिन चीज़ों से बन रही है उसके ऊपर हमारा मेजर डॉलर जो है यहाँ से चला जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में तकरीबन कोई 70-75 ऐसी इदारे हैं जो कि 800 अरब से ज्यादा इस वक्त नुकसानात पे हैं, तो आपको उसको बेहतर करना पड़ेगा।
इनको प्राइवेटाइज दे रहे हैं। गरीबों की जो आपने सब्सिडीज है उसको आप दीजिए। आप तो अमीरों को, ये जो बजट भी बनता है तो बेसिकली अमीरों का बनता है। बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी लागत की कमी करके इसको दूसरे ममालिक के बराबर लाइए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 7 रुपए में और दूसरा ममालिक कर रहा है 4 रुपए में, तो फिर आपसे कौन लेगा भाई? कोई नहीं लेगा ना। और एनर्जी और ज़राअत ये बहुत बेसिक चीज है जिसको हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे और इसके सूरत हाल इसको कंट्रोल करे। अब मैं यहाँ पर 1-2 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपका टाइम तो ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अपना आउटपुट जरूर आपके सामने रख दूँ कि देखिए मुल्की वसाइल, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मसलन आपको हकीकी इस्लाहात पे जाना होगा। मुल्क दिवालिया होने से बचेगा, किस तरीके से बचेगा? रुपए की कदर मजीद गिरने से किस तरह बचेगी? मुल्क में महंगाई का तूफान थम जाएगा अगर आप इस्लाहात करेंगे। और अहम तरीन इस्लाहात इस वक्त जो है आपको करना है। दर्जनों हुकूमती महकमे ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, जबकि बहुत से मुख्तलिफ महकमों को एक जैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं जो मुल्की वसाइल का ज़िया है। इसी तरीके से आपने सरकारी लेवल पर प्रोटोकॉल और जो अहम तरीन जो क्या कहते हैं अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनको आप VVIP गाड़ी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं। ये गाड़ियां मुफ्त में तो नहीं चलती, उसके बाद पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सरकारी मुलाजमीन की तादाद निकालें जो टॉप में बैठे हुए हैं। हर साल ये नई गाड़ी खरीदते हैं जबकि पुरानी गाड़ी मौजूद होती है, और इन गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल भी लगता है, दूसरी चीजें लगती हैं। क्यों भाई? ये मुल्क इस काबिल है कि आप जो है वो लग्जरीज गाड़ी खरीदें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें। आप क्यों नहीं 800 गाड़ियों पे आ जाते हैं? इंडिया में आप देख लें कि उनका कितना है रिजर्व, आपको बिल्कुल पता होगा कि उनका रिजर्व इस वक्त कितना है, उनका एक्सपोर्ट कितना है, उनकी तरसीलात कितनी है, सब चीजें आपके सामने होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें बांग्लादेश से, पाकिस्तान, इंडिया से, तो हम तो यहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो मंगा रहे हैं और हर साल मंगाते हैं, और एक एक ड्राइवर उस पे है, तो जनाब उसके बाद पेट्रोल हम दे रहे हैं, उसके बाद ये बहुत अहम नुकता है ये क्या। फिर इसके अलावा आवाम के ऊपर टैक्सेस अगर आप बोझ डाल देते हैं 9,000 अरब रुपए के, और फिर आप एक तरफ उन्हीं गाड़ियों में घूमते हैं, तो फिर आवाम तो उसको देखकर और ज्यादा, यानी एक तो टैक्स दे और फिर ऊपर देखे कि आप हुक्मरानों का शाहाना लाइफस्टाइल, मिनिस्टर्स की तादाद, क्या जरूरत है? तो आप बंद करके देखें। दूसरी तरफ ये है कि भारत जो है वो 650 अरब रुपए उसकी वो है, क्या नाम है, रिजर्व है। बरामदात उसका 660 अरब रुपए, तरसीलात 100 अरब रुपए। पाकिस्तान की तो बरामदात भी गिर रही है। एक तरफ आपकी बरामदात गिर रही है, ट्रेड डेफिसिट आपका जो है वो कम, कहते हैं कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको इम्पोर्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता नहीं करना है, जाहिर है उसका डॉलर से रिलेशन होता है। मैं जो यहाँ बेसिक बात करना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आपको VIP कल्चर खत्म करना होगा, बड़ी गाड़ियों का ये सब खत्म करना होगा, टैक्स चोरी पे काम लगाना, कानून का निजाम लगाना होगा, एहतसाब का निजाम लगाना होगा, गरीबों को मुसाफिर खाना और ये लंगर खाना और ये पैसे देने के बजाय उनको बगैर डॉक्टर साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, मैं आपने जो तमाम रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, होपफुली हम सब की उम्मीद है कि ये बजट में इनकॉर्पोरेट भी हों। एक ब्रेक, शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रांसमिशन यहाँ पे जो है जारी रहेगी बजट के इस हवाले से, आपको अपडेट करते रहेंगे। सेशन भी 4 बजे बुलाया गया है, देखते हैं बजट में क्या होता है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप बजट के हवाले से आज खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। बजट में क्या होने जा रहा है, कुछ देर बाद बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से मुताल्लिक उम्मीदें, मुख्तलिफ सेक्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से क्या होगा, एक्सपेंडिचर साइड पे जिन रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है, क्या वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सारे अहम सवालात हम आपके सामने उठा रहे हैं। आपके सामने अभी ऑटो सेक्टर का तस्करा हो रहा था। जो ऑटो सेक्टर है, जो उसकी एक स्टेक होल्डर है ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन, उसने मुतालबा यही किया है कि गाड़ियों की जो इस पर मियाद है इंपोर्ट की, जो गिफ्ट स्कीम के तहत आती हैं, उसको 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाए। साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसे बैंक्स हैं, इनके ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ टैक्सेशन के हवाले से मेजर्स होंगे। खासतौर पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये पैसा लगाते हैं उस पर टैक्सेशन जो है उसमें इजाफा हो सकता है।
रियल एस्टेट के हवाले से आबाद का मुतालबा सामने आया है कि स्टील बार पर जो ड्यूटीज़ हैं उसके हवाले से कमी की इन्होंने मुतालबा किया है कि ना हो वो कमी की जाए। साथ साथ टेक्सटाइल्स में एप्टमा ने मुतालबा यही किया है उनकी तरफ से, जो सामने आया है कि जो उनको बिजली सस्ते कीमत पे मिलती थी उसको बहाल किया जाए। ज़ीरो रेटेड रजीम का उन्होंने दोबारा से मुतालबा किया है कि उनको फराहम की जाए। साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ चैम्बर्स ने अपने अपने प्रपोजल्स, अपनी अपनी सजेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो दे चुके हैं। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के दिन उनको इन तमाम प्रपोजल्स को भी देखना है, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है, और साथ साथ सब में इंपॉर्टेंट IMF की 3 अहम शराइत जो सामने अब तक आई थी, जिसमें से एक शर्त यही है कि बजट जो भी हो वो IMF के फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, और साथ साथ उसमें ये ज़हन में रखना होगा कि पाकिस्तान में महंगाई ऑलरेडी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में आग लगी हुई है, तकरीबन 50% पर यह सतह जो है इस पर महंगाई की आ चुकी है फूड इन्फ्लेशन के हवाले से। और ये जो बैलेंस है हुकूमत को इस दफ़ा क्रिएट करना है, और ये जहन में रखते हुए क्रिएट करना है कि ये 12 अगस्त को असेंबली की मियाद पूरी होनी है, ये इलेक्शन ईयर है, और इसके बाद हुकूमत को अपने वोटर्स के पास जाना है, अपने वोट बैंक के पास जाना है, और उनको दोबारा से उनको जो है वोटर्स को फेस करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही डिफिकल्ट बजट, डिफिकल्ट सिचुएशन है हुकूमत के लिए जो सामने आ सकती है। जो मौजूदा हुकूमत के टैक्स टारगेट्स हैं जो इस दफ़ा सामने आ रहे हैं, वो तकरीबन 9,200 अरब रुपए जो बजटेड रेवेन्यू कलेक्शन है। जो बजटेड रेवेन्यू कलेक्शन माली साल 2023 जो अभी रवां साल है, माली साल जो इख्तिताम पजीर है, वो 7,470 अरब रुपए है। तकरीबन 440 अरब रुपए का 11 माह की जो फिगर्स आए हैं उसमें एक शॉर्टफॉल है जो एज पर द लेटेस्ट प्रोविजनल डेटा, अगर हम सूरत हाल को देखें तो अगर गवर्नमेंट GST लगाती है मोटर पेट्रोलियम और HSD के ऊपर, तो तकरीबन 761 बिलियन रुपीस वहाँ से। PDL पर अगर MS और HSD पे PDL लगता है तो वहाँ से तकरीबन 233 अरब रुपए। फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट जो टैक्सेस थे उनको अगर एक्सटेंड किया जाता है तो 278 अरब रुपए वहाँ से। और इसी तरह से अगर नए मेजर्स कुछ अनाउंस होते हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट रिटेल सेक्टर और दीगर सेक्टर्स के बारे में कह रही है, तो वहाँ से तकरीबन 900 अरब रुपए का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से शायद हुकूमत जो है ये 9,200 अरब रुपए का टारगेट, जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओवर एम्बिशियस टारगेट है, ये अचीव कर सकेगी। इन तमाम टारगेट्स पर, खासतौर पर फिस्कल साइड के टारगेट्स के ऊपर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हम मुख्तलिफ चैम्बर से बात करेंगे। हम रियल एस्टेट सेक्टर आबाद का भी मौक़िफ़ जानेंगे इस बजट के बारे में। आफ्टर दिस ब्रेक बजट ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स फ्रंट के चेयरमैन हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब हनीफ गौहर साहब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन आबाद, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अली नासिर साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। और मैं शुरू में सिर्फ इतना बता के की जो ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे में आई है -2.9% है, जो पिछले साल पॉजिटिव थी 6.8%। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव 3.99% है, जो इलाज के मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव 8% है, जो पिछले साल 11.9% मुस्बत में, और कंस्ट्रक्शन मनफी 5.5% है। तो बड़ा हिट है। कंस्ट्रक्शन जो था वो 1.9% पॉजिटिव था। गौर साहब आप ही से शुरू करते हैं। आबाद की रिकमेंडेशन मेरे सामने रखी हुई है। आबाद had requested the finance ministry for removal of the existing 30% RD on import of steel rebars, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने जो मुख्तलिफ एंटिसिपेशन थी कि वी बिलीव दैट द रिमूवल ऑफ ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड स्टील बार्स इज अनलाइकली, तो आप लोगों ने प्रपोजल दिया है लेकिन लग ये रहा है कि नहीं होगा वो एक्सेप्ट। देखिए, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होते, सागदार साहब ने तो तकरीबन हमसे कमिटमेंट्स किए हैं जी कि आपके जो प्रपोजल हैं सारे डूएबल हैं। देखिए, कार्टेलाइजेशन जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं हो पा रहा। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम कार्टेलाइजेशन के ऊपर बात करें, और ये पहले तो एक सीमेंट का कार्टेल था, चले 4-5 फैक्ट्रियाँ थी पाकिस्तान के अंदर, वो कार्टेल बना लिया करती थी, और वो अपनी प्राइजेस जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है तो मार्केट में निकाला करती थी। लेकिन उन्हें देखते देखते जो है तो हमारी बदकिस्मती से हमारे जो स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं, जो दोस्त हैं जी, तो उन्होंने भी उनसे सीमेंट इंडस्ट्री वालों से सीख कर और कार्टेलाइजेशन की तरफ चले गए। अब आप ये देखें कि ये दोनों जो है ना, सीमेंट एंड स्टील, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो तो मेन रॉ मटेरियल ये हैं दोनों के दोनों। अगर आप इनके अंदर अपने मुल्क के अंदर कार्टेल बन जाएगा तो
तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि एक आम आदमी को घर सस्ता बना के दें, एक आम आदमी की दस्तरस में होने चाहिए घर, तो वो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकेगा। तो हम इस वजह से लातादाद मरतबा आबाद जो है कार्टेलाइजेशन के ऊपर बात कर चुकी है, सीमेंट के हवाले से भी और स्टील के हवाले से भी। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले आबाद ने इस कार्टेल को तोड़ने के लिए पूरा एहतजाज किया और स्टील की परचेजिंग बंद की और अपने प्रोजेक्ट्स बंद किए। आप मीडिया में रिपोर्ट हुआ। आप यकीन करें कि सिर्फ 1 माह के अंदर कारोबार बंद करने के लिए, तमाम प्रोजेक्ट शट डाउन करने के बाद हमें तकरीबन कितना फ़र्क पड़ा? हमें जो 311 रुपये का स्टील था वो 271 रुपये पर आ गया। ऑलमोस्ट 50 रुपये का फ़र्क पड़ा, 1 महीने के अंदर डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारा मौक़िफ़ था आबाद का, ये कार्टेलाइजेशन है, मैनिपुलेशन है, तो इसको तोड़ा उसी सूरत जा सकता है कि जब आप ग्लोबली उस पर अपने प्रोग्राम भी स्टील और आपके चेयरमैन के साथ किए थे। लेकिन ये तो ये मामला जो है कि अब स्टील रीबाज से आप इंपोर्ट ड्यूटी का खात्मे का आपने जो कहा है, आबाद ने मुतालबा किया है, तो वो मुतालबा भी अगर पूरा नहीं होता तो अभी आप नेगेटिव 5.5% पे कंस्ट्रक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट हुआ है। पहले तो ये बताएं, नेगेटिव 5.5% क्या सिर्फ स्टील सीमेंट की कीमतें हैं या मजमुई जो हालात हैं सबने हिट किया, क्या हुआ? देखें, मजमुई हालात हैं बेसिकली, नॉट ओनली स्टील, इसका तो एक छोटा सा फैक्टर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है तो उसके बाद से जो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हुआ है। अगर आप गुज़िश्ता हुकूमत में चले जाएँ, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि कोई भी करंट हुकूमत आए उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर पिछली हुकूमत की कोई बेहतर पॉलिसी थी तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा उस बेहतर पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये पहले की हुकूमत की थी और आज हम दूसरी हुकूमत आ गए तो लिहाजा हमने वो जो अच्छी पॉलिसी है उसको भी हमने रोन डालना है। रोनना नहीं है, आप कंटिन्यू करें उस पॉलिसी को। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि पिछली हुकूमत ने जब भी आबाद, 2 दफ़ा तो आबाद तशरीफ़ लाए पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है, तो मकसद इतनी वो अहमियत देते थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अब आप ये देखें कि जब आबाद के जब हमारे अहदेदारों ने सब ने उनको ब्रीफिंग दी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल करेंगे तो इससे सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इससे जो 72 रिलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी चलेंगी। आप जो चाहते हैं कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलें, तो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने से मिल सकती हैं। ये बात उन्हें समझ आई और आप यकीन करें जो पुराने प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे, वो हर 15 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, आबाद के साथ ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे, जिसमें तमाम 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज बैठा करते थे और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग होते थे उनके साथ वो मीटिंग किया करते थे कि बताएं कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मज़ीद फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं। जो आप जैसे जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनका ख्वाब होता है कि हम अपना घर किसी तरह से ख़रीद सकें, लेकिन जो इस किस्म के जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो उसके लिए खान साहब ने क्या किया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया था कि आप जो है तो अपना 5% ऑफ द टोटल कैपिटल अभी आप ये कह रहे हैं ये स्लम जो है ये तो ओवरऑल माशी हालात, परचेजिंग पावर और तमाम चीजें, बैंक्स भी आप देखें इंटरेस्ट रेट कहाँ पहुंच चुके हैं सर। 22% 24% पे कैसे काम कर सकता है? कोई भी ले नहीं सकता। लेकिन अभी तो इस हुकूमत ने तो बिल्कुल माशी, तो ये पिछले जो 14 महीने से हम देख रहे हैं तो ये तो खाली एक इंडस्ट्री नहीं, मैं तो समझता हूँ कि सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, पूरा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। रहमान सहगल साहब ये बताएं सर कि ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है नेगेटिव 3.9% है, लार्ज स्केल में -8% नेगेटिव ग्रोथ है, तो ये जो नेगेटिव हुआ है ये तो इस पर बड़ी बात भी हुई, क्यों हुआ पिछले 8-10। अभी आप लोगों ने प्रपोजल क्या दिए हैं हुकूमत को फॉर रिवाइवल ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आर देयर एनी होप्स? फहीम रहमान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखें जी, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था जो इस वक्त की गवर्नमेंट और जो इस वक्त एज फार एज द करंट सिचुएशन इज़ कंसर्न, ये जो हमारे हालात हैं, जो हमारा इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी, गैस और दूसरे दीगर जो एनर्जी का टैरिफ है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स हैं, हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको मद्देनज़र रखें तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में ही जानी थी और इस पे हमने गवर्नमेंट को प्रपोज ये किया था कि आप जितने भी ये जो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पहले मुझे ये बताएं कि 21 एंड प्लस काइबर पे कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सा बिजनेस है जो सरवाइव कर सकता है। तो ये आप जिस तरह हमारे भाई ये चूँकि ये आबाद वाले दोस्त बैठे हैं, ये रियल एस्टेट से हैं और माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ गवर्नमेंट ने लगाया और उसके बाद फिर इनके ऊपर ही सेंक्शन लग गई।
तो हालांकि चाहिए ये था कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसका हमारे मैं ये समझता हूं कि तकरीबन 3 ट्रिलियन US डॉलर का ये वॉल्यूम है हमारे यहाँ के रियल एस्टेट का, इसको रेस्क्यू करने के लिए या इसको कोई सब्स्टिट्यूशन फ्राहम करने के लिए आप जिस तरह एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, मेरा ये ख्याल है हमने हज़ारों प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में हज़ारों के करीब ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं। क्या हमने 10 इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं या कॉटेज इंडस्ट्री और हमारी या हाई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जो हमने बनाया है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के या सारे पैरामीटर वहां मौजूद हों? तो जब हमारी सीरियसनेस ये हो, मैं ये समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर ही को इन्वॉल्व कर लें, रियल सेक्टर के ही लोगों को ले लें, उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए फॉर गॉड सेक उनको इधर लाएं, उनको इंडस्ट्रियल जोन, उनको कॉटेज इंडस्ट्री के 2-2 4-4 कनाल के प्लाट उसको कंस्ट्रक्शन दे के उस पर कंस्ट्रक्ट करके अपनी जो है यूथ फोर्स को वहाँ जो है वहाँ इन्वॉल्व करें और अपना ये जो सरमाया हमारा रियल एस्टेट में फंसा हुआ है उसमें इन्वॉल्व करके इसको रेस्क्यू भी करें और अपनी इंडस्ट्री को जिंदा करें। जब तक हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ठीक नहीं होगी, आप हमारे चलते हुए यूनिट बंद हो गए हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में 50% तक उन्होंने अपना यानी प्रोडक्शन बंद कर दिया और जो इस वक्त प्रोडक्शन कर भी रहे हैं वो ये भी बताते जाएं सर कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि साबका हुकूमत की, तो साबका हुकूमत ने LTFF और दीगर EFS और ये कर्जे भी दिए, इनकी तफसीलात बाद में आई कि $3 अरब 0% पे दे दिए, चंद तबकात को, इन्फ्लुएंशियल्स को, खास मरात याफ्ता लोगों को मिल गए और उन कर्जों का क्या हुआ, उनकी अब NAB को बोला जा रहा है, FIA को बोला जा रहा है, नाम बताएं, स्टेट बैंक को बोला जा रहा है। तो सर वो पैसा किधर गया जो मिला था LTFF और ये तमाम लार्ज स्केल यूनिट जो थे, किनको मिला, कहाँ गया? वो भी तो बड़ी अहम मरात थी। क्या हुआ था जो रजा बाकिर साहब के दौर में हुआ? देखें जी, ये चीज तो जो लोग दे के गए हैं वो उसके जवाबदेह हैं। हमें ये देखना है कि ना वो सीरियस थे उस पूरे जितना भी वो कर्ज टर्फ के नाम पे दिया गया था मिला सर, वो भी होंगे जवाब कि क्या हुआ उससे एक्सपोर्ट्स में। जी ऑफ कोर्स दे हैव टू। मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या उस कर्ज उस टर्फ के लोन में कॉटेज इंडस्ट्री का कोई शेयर था? इससे पहले जो आप लोन देते हैं, आप सिर्फ लैपटॉप दे के अपनी नौजवान नस्ल को खुश करते हैं। मेरे ख्याल में इस सियासी स्टंट से हम लोगों को निकलना चाहिए। हमें देखें, हमारे हमसाया मुल्क में कॉटेज इंडस्ट्री को 15% लोन दिया जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ उसकी रेशो 7% है। तो जब तक आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को, दुनिया का कोई मुल्क जिसने तरक्की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें आप ताइवान, चाइना, जापान, वियतनाम और अपने हमसाया मुल्क इंडिया, बांग्लादेश में देख लें, उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री को नीचे से ऊपर उठाया है, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है और फिर आपके यहाँ जो एक मैन पावर है वो यूटिलाइज होती है। आप एक 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, आपने अपने इन अवाम को मसरूफ नहीं रखेंगे तो ये होगा, ये फिर सियासी लोग या दूसरे अनासिर इनको इस्तेमाल करेंगे। अली नासिर साहब, आपकी तरफ आते हुए अहम तरीन सवाल को लेकर के, एक तरफ तो ये सब है कि अब IMF का बजट है, डिक्टेटेड बजट है, तो उनके फिगर्स भी हम शेयर कर रहे हैं, हम एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक बजट लेकर आ रहे हैं जो तकरीबन हर बार ही होता है। लेकिन ये भी साथ साथ चेमोगोइयाँ या सियासी लिहाज से बातें आती हैं कि शायद अगस्त से पहले डॉलर नीचे आ जाएगा, अगस्त से पहले महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असेंबली की मियाद पूरी होगी, इलेक्शंस की तरफ उन्हें जाना है और इलेक्शन इस सूरत में हो नहीं सकते। या तो इलेक्शन ही नहीं होने, या फिर यह कि इलेक्शन होंगे तो फिर डॉलर भी नीचे आना है और पेट्रोल भी नीचे आना है। तो ये बातें सिर्फ सियासी हैं अली नासिर साहब, ये इज देयर एनी स्कोप, इज देयर एनी रूम के ये वाकई में कोई कम हो सके चीजें ये सारी? ये ज्यादातर चीजें क्यास आ रही हैं। अच्छा। और क्यास इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि सियासत के मुतालिक भी मुकम्मल क्यास आराई हो रही है और जिस तरह के हालात इस मुल्क के अंदर हमने होते हुए रुनमा होते हुए दिखाई दिए हैं, मेरे ख्याल इसकी तवक्को भी किसी को नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली ये है कि आपकी बात में दुरुस्त समझता हूँ कि इलेक्शन की जानिब तो हमें जाना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट। और दोनों सूरतों के अंदर ये वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्मोइल का ही शिकार रहेगा। मैंने अभी हनीफ गौहर साहब की भी बात की, बड़ी अहसन बात करते हैं ये, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो दरपेश मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट किया। और जो स्टील इंडस्ट्री है पाकिस्तान की,
वो जो कुछ कर रही है जाहिर बात है हम उससे वाकिफ हैं, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं। सहगल साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की। आगाज में आपने चंद बातें की थी। सेफान साहब, मैं जरा वजाहत कर दूं, ऑटो सेक्टर की जो आपने बात की, बड़ी मुख्तसर बात करूंगा। बुनियादी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर ऑटो सेक्टर में बहुत बड़े स्केल पर सट्टा हुआ है। अच्छा, यह सब एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अली नासिर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप ऑटो सेक्टर पे उस वक्त बात हो रही थी जब हम ब्रेक पे गए थे, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। ऑटो सेक्टर के बारे में आपकी कुछ सजेशन थी शायद, अली नासिर साहब। जी, वो मुख्तसर से मेरी बात ये थी कि मुबैना तौर पर ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा सट्टा खेला गया है जी। और बुनियादी बात यही है कि कुछ लोगों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ना सिर्फ के नई गाड़ियों में बल्कि यूज्ड गाड़ियों में बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए थे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी थी, ताहम ये जरूर था कि जो ही पता लगा कि आरडी हटने वाली है तो सरमायाकार परेशान हो गए और उन्होंने झूठी खबरें सोशल मीडिया के जरिए चलाना शुरू कर दी और हुकूमत को बदनाम भी करना शुरू कर दिया कि शायद आगे जाके इंपोर्ट पे पाबंदी लगने वाली है वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करके मार्केट में पैनिक फैलाया गया। सेकंड हैंड गाड़ियां जो बिलखुसूस जापान से इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कीमतों में इजाफा करवाया गया। लोगों ने बहुत बड़ी रकूम जो है वो उनमें इन्वेस्ट कर दी, बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स के अंदर। फिर उसके बाद पता ये लगा कि ये सारा एक ड्रामा था और ड्रामा एक्सपोज हो गया मुबैना तौर पर। जब ड्रामा एक्सपोज हुआ तो इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि आरडी जो है वो हुकूमत ने हटा दी है, तो ये जबरदस्ती जो है वो गाड़ियों के रेट इन्होंने ऊपर बरकरार रखे हुए हैं और जो नया बहाना इनको मिल गया है और बहाने में क्योंकि दम भी है इसलिए लोग चुप हो गए, वो ये है कि डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है। ये ज्यादातर ड्रामेबाजी थी और ये सरमाए के कुछ लोगों ने तो कहा कि सरमाया दुगना हो जाएगा अगर गाड़ियों में पैसा लगा दिया जाए। तो ये पूरी एक जाहिर बात है, एचएम शहजाद साहब बड़ा अच्छा बता रहे थे, वो तो उनके सजेशंस हैं, लेकिन बुनियादी बात ये कि जो सवाल आपने पूछा था कि गाड़ियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ, इसका गवर्नमेंट पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट ने तो आरडी हटाई। जो मामला गड़बड़ हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने गाड़ियों में बहुत ज्यादा सरमाया लगाया हुआ था, जब उनको खबर मिली कि आरडी हटने से उनके मुनाफों पर इम्पैक्ट आएगा तो फिर वो उन्होंने अभी तक जो है वो मार्केट टूटने नहीं दे रहे और गाड़ियों को उनकी हकीकी कीमत पे आने नहीं दे रहे। ये वो चीजें जो जाहिर बात है लोगों की नजरों से ओझल तो हैं, लेकिन मामला बड़ा संजीदा नोयत का है। मेरे ख्याल से हुकूमत इसको संजीदगी से लेगी और जैसे बहुत सारे और सेक्टर्स पर क्रैकडाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आगे जाकर क्रैकडाउन होगा अगर अवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। आपने जो स्टील सेक्टर के बारे में मुख्तसर सी बात है, जी आप करें। जी ये वैसे आपने दुरुस्त निशान दी। ये जो पार्क होता है सारा पैसा हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर भी गया, जो ब्लैक इकोनॉमी बन गई, फिर उन्होंने कहा जी कि एफबीआर और उसके रेट में डिफरेंस है उसको कम किया जाए, और ऑटो में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है और अभी भी हो रहा है जो आप कह रहे हैं। स्टील पे आप कुछ कह रहे हैं अली नासिर साहब? मैं ये कह रहा था मुख्तसर के स्टील सेक्टर जो है ना, अगर स्टील और मैं सीमेंट को भी साथ कंबाइन करूंगा, अगर स्टील और सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हुई तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकता हूं कि कंस्ट्रक्शन के मंसूबे जो हैं वो ना सिर्फ के डिले हो जाएंगे, बहुत सारे स्टॉल हो जाएंगे। और वो जो एक हमने बूम देखा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंडेंजर हो सकता है। मेरे ख्याल से इस पे हनीफ गौर साहब से जब आप आगे पूछेंगे तो ये आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इनके पास फाइनेंसिंग नहीं होती। ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, एस्केलेशंस जो हैं वो कस्टमर से चार्ज होती है। प्रॉब्लम ये कि जब सीमेंट या स्टील की कीमत 2-3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और बिल्डर भी मजबूर हो जाएगा, वो कस्टमर को अप्रोच करेगा और कस्टमर भी शायद रिफ्यूज कर दे कि वो पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो बहुत ज्यादा अच्छी जिनके पास फाइनेंस है मे बी वो सर्वाइव कर जाएं, लेकिन जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन बिलखुसूस कराची शहर के अंदर और M9 के इर्द गिर्द हुई है
वहां पर एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा। इस पे हम बात भी स्टील पे करेंगे हनीफ साहब आपसे, लेकिन काशिफ अनवर साहब मैं पहले इस गुफ्तगू को आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा। जो LCCI लॉ चेंबर ने कुछ मेरे सामने प्रपोजल्स थे जो आए थे कुछ दिन कबल, मई एग्जैक्टली 23 24 मई को, उसमें आपकी तरफ से एक प्रपोजल ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स को 15% कर दिया जाए। एक प्रपोजल ये था कि जो NTN नंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल और गैस कनेक्शंस जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए उसके ज़रिए लोगों को ट्रेस किया जाए और उन तक पहुंचा जाए। तो मुझे तो ये देखने में अच्छे लगे थे प्रपोजल्स, ये आपने आगे दिए मिनिस्ट्री को, और ये इनसे कितना फ़ायदा आप समझते हैं होगा जो ये प्रपोजल्स हैं, ख़ासतौर पे ये जो नॉन फाइलर NTN और ये इंडस्ट्रियल कनेक्शंस वाला जो मामला है, ये बाज़ाहिर सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है, टेक्निकली क्या डिफ़िकल्टी है इसमें? काशिफ साहब देखें, बात यह है कि जो हमारा 114 सेक्शन है वो ये कहता है ऐसा हर वो इंडिविजुअल जो गाड़ी खरीदता है 1000 सीसी से ज़्यादा, या जो कोई प्लॉट खरीदता है, या जो कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करता है, या जिसके पिछले एक्सपेंडिचर्स 12 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, उसको अपनी, या जिसका कमर्शियल मीटर है, उसको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है। अब यहाँ पर हुकूमत की कमज़ोरी है, डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। जब स्टेट ये कहती है कि हमारे पास 35 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, तो जो रिटर्न डलती है वो टोटल पाकिस्तान की 32 लाख की डलती है। क्या स्टेट उनको ट्रेस नहीं कर सकती जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो प्रॉपर्टी फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट को अपनी रेट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते या जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, आप उनके साथ बहुत सख्ती करें, लेकिन वो क्यों टैक्स नेट के अंदर नहीं आते? वो टैक्स नेट के अंदर इसलिए नहीं आते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का हाल है, ऑडिट किसका होता है, पेनल्टीज किसकी लगती हैं, बैंक अटैचमेंट्स किसकी होती हैं, उनके लिए देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दोज। तो हमें सबसे पहले तो उन्हें फैसिलिटेट करना है ताकि वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो टैक्स नेट के अंदर आए, अदरवाइज हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की है, बिल्कुल जी, इससे पहले मैं दूसरे पे आऊं, काशिफ साहब मुझे ये इससे पहले ये बताएं, आपने फिर उस पर ये भी कहा है कि इनकम टैक्स लगा दे 25%, जो अगर इंडस्ट्रियल करेक्शन है या उसका जो बिल आ रहा है उसके हिसाब से, उसके ऊपर फिर आप 25% इनकम टैक्स, ये भी आपने प्रपोज किया ना? देखें, बात यह है कि मैं और लाहौर चैम्बर ये चाहता है कि हमारा टैक्स बेस बढ़े। हम हर एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल को, हर सैलरीड पर्सन को, हर रिटेलर को, हर मैन्युफैक्चरर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब ये हमने इसलिए कहा कि जो इनकम टैक्स रिफंडेबल और एडजस्टेबल होता है, जो शख्स बिजनेस भी कर रहा है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो उसको किसी तरीके से तो आपने पेनलाइज करना है ना। तो पेनलाइज इस तरीके से नहीं करना कि आप उसे कैद कर दें, उसको पेनलाइज फिर इस तरीके से किया जाए कि उसकी जो टैक्स की रेशो है उसको कम किया जाए, और जो फाइलर है और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, क्योंकि आई एम प्रो द रिड्यूसिंग ऑफ विद होल्डिंग टैक्स रेट्स। मैं तो ये कहता हूं कि जो टैक्स नेट के अंदर है उनकी विद होल्डिंग्स और उनके इनकम टैक्स के रेट्स को कम होना चाहिए, ताकि उनके रिफंड्स ना बने, उन्हें अपने रिफंड्स ना लेने पड़े, उनकी विद होल्डिंग्स कम हो। अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक से पैसा लेकर आप विद होल्डिंग करा के दोबारा आप वापस डिपार्टमेंट स्टेट को दे देते हैं, तो उनकी कम होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनका कमर्शियल मीटर है, उनके ऊपर अगर वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं फाइल करते तो उस पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट को बढ़ा दिया जाए, ताकि वो मजबूर हो जाएं उस कॉस्ट को कट करने के लिए और वो टैक्स नेट के अंदर आए। जी, और ये हो गया। फिर आपने कहा कॉर्पोरेट टैक्स को 15%। अब ये जो आपका मुतालबा है कॉर्पोरेट टैक्स वाला, ये उस सूरत हाल में जब यहाँ पर सुपर टैक्स, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर अब कह रहे हैं 7.5% जो टैक्स कुछ लग जाएगा, तो ये हम नए इस तरह के एवेन्यूज गवर्नमेंट तलाश कर रही है कि वो किसी तरह इन सेक्टर्स को पे मजीद बर्डन डाल दे। आप उस पर कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को 15% कर दें। आपने ये प्रपोजल दिया, इस पर रिएक्शन क्या आया और ये क्यों दिया कि 15% कर दें इसको? नहीं, हमने 15% का कॉर्पोरेट टैक्स के लिए नहीं दिया। कॉर्पोरेट टैक्स का इस वक्त रेट है 29%। सही है। और ये आज से कुछ साल पहले 35% था, और हर साल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम इसको 2% रिड्यूस करेंगे। 35 से ये 29 पे आया है। तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि जो आपकी पॉलिसी थी पहली
कि कॉर्पोरेट टैक्स को आपने 2% रिड्यूस करना है, तो इसको कंटिन्यू करें। इस साल आप जो 29 है उसको 27 करें और अगले सालों में बतदरीज ये कम होता जाए। तो इसमें रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो WWF है और WPPF है, और फिर जब आप अपने देते हैं चार्ज करते हैं अपने और टैक्सेस को, तो फिर ये आपके बहुत ज़्यादा टैक्सेस की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने इसलिए कहा है कि आप इसको कम करें, ताकि जो एक प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्कुल अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जब उन्हें फ़ायदा होता है और उसके वो शेयर्स देते हैं, उस पर भी जब वो उनको टैक्स देना पड़ता है तकरीबन 15%, तो ये 50% के करीब हो जाता है। तो इन रेशियोज़ को कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट में जाएं, टैक्स दें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो नंबर और रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए कम करने चाहिए, ताकि आप कहीं तो डिफरेंशिएट करें, कहीं तो फायदा दें उस पर्सन को जो टैक्स नेट के अंदर है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। काशिफ साहब और हनीफ गौहर साहब, आप दोनों से मैं एक सवाल, क्योंकि हनीफ गौहर साहब पहले आपसे पूछ लूं, आप FPCI से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आबाद के भी साबिक चेयरमैन है। सर ये मुझे बताएं कि हम जिस लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स पे इस वक्त प्रिवेल कर रही है हमारी इकॉनमी, आप दोनों क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल इन तमाम शोबों से, सर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा इस वक्त लार्ज स्केल में, या कौन पैसा इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी का सोचेगा, चाहे वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, जब 21-22% आपके रेट्स मिल रहे हों आपको और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको सिक्योर आपको इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं भी पैसा फिक्स कर दें अपना, तो क्या लोग आएंगे सरमायाकारी की तरफ? और फिर इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में, ये बताइएगा। आप देखें ना कि ये थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त और ने भी यही बात की थी कि अगर आप ये रेट लेते हैं 22% या 24%, पहले तो हम जैसे कई लोग ऐसे होते थे कि जो कहते थे कि हम बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, हम इंटरेस्ट पे काम नहीं करते, हम सूद पे काम नहीं करते। लेकिन इस वक्त तो आप देखिए कि मेजॉरिटी बैंक जो है तो बैंक इस्लामी के नाम से इस्लामिक बैंक्स आ गए, मीज़ान बैंक उसमें, और बाकी दूसरे जिसमें कि तमाम जस्टिस तकी उस्मानी साहब का और बाकी सारे उलमा के शरिया एडवाइज़र्स हैं और उनमें फतवे मौजूद हैं जी। तो ये आप वाली बात है कि लोग ये सोचते हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट जब हम यहाँ करें जो रिस्की भी हो, मिसाल के तौर पर कोई भी है ना, मिसाल के तौर पर कोई हमारे रिस्क में लगाएगा, अगर खुदा ना खासा प्रोजेक्ट नहीं बनता किसी वजह से, तो उसका रिस्क तो अपनी जगह पर मौजूद है कि उसका पैसा तो अब मिलेगा जब हमारे पास पैसा होगा। लेकिन अगर वो बैंक में सेफेस्ट जाके रख देता है कि जिसका रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो सबसे ज्यादा 22% में पैसा वहां रखना पसंद करेगा, तो वो इंडस्ट्री में क्यों लेकर आएगा? कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडस्ट्री वाइबल हो उस बिज़नेस को करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये मेरी बात से जितने मेरे बाकी कोलीग सारे बैठे हैं हमारे साथ, वो सब इसको इत्तेफाक करेंगे। और हनी साहब एक बात और मुझे आपसे पूछनी है कि जो इनोवेटिव और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इक़दाम होते हैं वो हर दफ़ा हम डिस्कस भी करते हैं, अमल दरामद उन पर नहीं होता है। एक जो 3 इक़दाम हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक, रिटेलर्स वुड बी बॉट इनटू द टैक्स नेट। कल मैं एक मिनिस्टर के साथ प्रोग्राम में था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी ये बोला इस बात को कि हम टैक्स नेट में लाएंगे। ये खैर हर साल कहते हैं। दूसरी बात, वेलकम बैक, आप बजट पर देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक टीवी पर। आज बजट के हवाले से बहुत से अहमियत के हामिल जो प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की, मुख्तलिफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की, आपने वो तजावीज़ भी सुनी हैं, वो क्या चाहते हैं बजट में। लेकिन हुकूमत के पास इतनी लग्जरी है, इतना रूम है कि वो ये उनको इनकॉर्पोरेट कर सकेगी, ये अहम तरीन सवाल है। अब तक बजट मंजूर काबीना की तरफ से हो चुका है, बजट में क्या होगा उसकी कुछ तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। एक चीज़ अहम है कि एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स हैं और जो इनएविटेबल है, शायद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो 9,200 अरब के अलावा इस टैक्स टारगेट के इस पर जाए या ना जाए। और दूसरा जो अहम तरीन पहलू जिस पर जोर दिया जा रहा है वो ये है कि हमें अपने एक्सपेंडिचर साइड पर डिसिप्लिन दिखाना होगा, और इस पर भी देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 50% तक ऑलरेडी हम डेट सर्विसिंग पे खर्च कर रहे हैं, जो रिमेनिंग 50% है हमें उस पर डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन कैसे दिखाया जाएगा? PSDP, BISP जो सियासी एम्बिशंस हैं वो किस तरह इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, ये सारे अहम सवालात हारून शरीफ साहब से जानते हैं। आप साबिक चेयरमैन हैं सरमायाकारी बोर्ड के और सीनियर रेगुलेटरी पोजीशंस पे रहे हैं, माहिर मईशत हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर टैक्सेस साइड पे बहुत बात हुई, एक्सपेंडिचर साइड पे जो डिसिप्लिन शो करना है, आप डू यू एक्सपेक्ट कि ये डिसिप्लिन शो कर हारून शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो यह, जैसे आपने कहा कि गुंजाइश पहले ही फिस्कल साइड पे बहुत कम है जी,
अब ये जो एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर हमने बजट का साइज बढ़ाया है, उसको मीट करने के लिए एक तो इदारा जाती बहुत सख्त कंट्रोल चाहिए होंगे। दूसरा ये है कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिन पे मुझे तज्जुब हुआ है कि गैर मामूली हालात हैं, इसमें हमें 90 अरब रुपया आप MNAs को दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि एक्सपेंडिचर जो कट हैं हुकूमत का साइज कम किए बगैर नहीं हो पाएंगे, और ये बजट क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना ज्यादा है और हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल थोड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी GDP ग्रोथ की प्रोजेक्शन मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रही है। 0.29% से आप 3.5 पे कैसे जाएंगे, खास तौर पे कि जब पॉलिटिकल ट्रांजिशन का साल है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के अंदर काफी चैलेंजेस हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो 40% लोग गुर्बत की सतह पे या नीचे रह रहे हैं उनको तो इंश्योर करे। दूसरी मेरी वरी उस एरिया में ये है कि आप यूटिलिटी स्टोर को यूज कर रहे हैं सब्सिडाइज करने के लिए, उसकी गवर्नेंस बहुत कमजोर है, उसमें लीकेजेस हैं। हिस्टोरिकली उसके अंदर से लोगों को कैश ट्रांसफर एक बेहतर जरिया है रिलीफ देने के लिए। ज्यादातर तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई हैं, वो तो इतने मुश्किल हालात में ठीक थी, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स की भी उसी लेवल से बल्कि कुछ ज्यादा बढ़ाना, उस पर भी मुझे तज्जुब हुआ है, क्योंकि सिग्नलिंग जो है वो कुछ ऐसी जा रही है कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल है। मैं फिर से हाईलाइट करूं, हमने ये बात है, मैं आप जो कह रहे हैं कि आपको ताज्जुब हुआ है, तो फिर आप ये हम IMF के फ्रेमवर्क में बजट दे रहे हैं, तो आप फिर आपका एक्सपीरियंस भी रहा है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को डील करने का भी, आप रहे भी हैं काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के हेड, क्या वो अप्रूव करेंगे इन नंबर्स को? आप जिससे आपको ताज्जुब हो रहा है, IMF को भी ताज्जुब होगा कि ये हमने तो कहा था हमारे फ्रेमवर्क में रहेंगे, हमें इतना प्राइमरी सरप्लस चाहिए था, हमें ये फिस्कल फ्रेमवर्क चाहिए था, आपने फिर भी इतनी सब्सिडीज इतने सब कुछ रख दिए, या फिर ये आपने जिन पे उनको भी ताज्जुब होगा, तो वो भी ताज्जुब करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, क्या करेंगे वो? देखिए, अब जब हम नए प्रोग्राम की निगोशिएशंस करेंगे, क्योंकि अब पुराना प्रोग्राम तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है जी, तो उस निगोशिएशन के अंदर IMF का एक यूनिवर्सल बजट डेफिसिट का एक थ्रेशोल्ड है जो 4 से 5% होता है। हमारा बजट डेफिसिट का टारगेट 7% है। मुझे नहीं लगता कि IMF 7% के ऊपर मानेगा, क्योंकि इसमें हमेशा स्लिपेजेस होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा। इवेंचुअली आपको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कट देना पड़ता है हिस्टोरिकली। दूसरा जो IMF जो आपसे कह रहा है बार बार फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर कि आप सब्सिडीज को टारगेटेड रखिए, अगर तो इसमें टारगेटेड सब्सिडीज आती हैं फिर तो निगोशिएशन के अंदर आगे चलेंगी। अगर अक्रॉस द बोर्ड कुछ आती हैं, एग्जेम्पशंस खत्म नहीं की जाती हैं, तो वहां पर मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं वो एक हार्ड लाइन लेंगे। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं कि PSDP के अंदर कट लगेगा, तो ये तो हिस्टोरिकली हमने देखा है, और सिर्फ कोई ऐसा कमीशन बनेगा या प्लानिंग कमीशन इसकी तहकीकात करेगा कि जो हम हर साल 1000 अरब 1100 अरब 1500 अरब की फिगर्स रख देते हैं, ये एक्यूमुलेट होकर तकरीबन 10,000 बिलियन बन चुके हैं। वो प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट ही नहीं हुए हैं या इनिशिएट हुए हैं तो वो वर्क इन प्रोसेस पर है, या इनिशिएट ही नहीं हुए जो PSDP पे रख दिए जाते हैं, तो ये किस तरह से PSDP बनती है, कैसे प्लानिंग कमीशन काम करता है, क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है अरुण साहब? जी देखिए, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जी। प्लानिंग कमीशन एक उस वक्त की चीज है जब सेंट्रलाइज प्लान बना करते थे, जैसे रशिया का एक तरीका था, चीन का तरीका था। 2014 में इंडिया ने अपना प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया था जब उन्होंने डिपार्टमेंट और सूबों को ऑटोनॉमी दी थी। मेरी राय इस वक्त ये है कि ये जो हमारा एक ये थ्रो फॉरवर्ड चला आता है और ना स्पेंडिंग होती है ना ओवरसाइट होती है, हमें स्लेट को साफ कर देना चाहिए और फ्यूचर के लिए कुछ फैसले करने चाहिए कि जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर का काम है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये काम प्राइवेट सेक्टर करता है, बिल्डिंगें बनाना है, इससे सरकार को निकलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर आप PSDP देखें उसका मेजॉरिटी पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाता है, सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर नहीं जाता है। इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि लोग जो है बजट के नंबर्स को तो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग पॉलिसी है कि ये बजट का ये पैसा लगना कहां पे है, आया ब्रिक एंड मॉर्टर में लगना है
या हमने टीचर्स को तैयार करना है या हमने स्किल्स को तैयार करना है। हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जिसके तहत बजट बने, क्योंकि बजट किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर तरजीहात की रिफ्लेक्शन है और तरजीहात सियासी होती हैं और बदलती रहती हैं। सही, और वो जो तरजीहात होती हैं वो भी बाद में कट हो जाती हैं और उसमें सब्सिडीज या दीगर मामला जब IMF की तरफ से प्रेशर आता है तो वो PSDP और BISP पर ही उसका जो प्रेशर गिरता है आगे। और सब ये भी मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट रेवेन्यू साइड पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है, रिपोर्टेड भी है कि द गवर्नमेंट विल allow FBR to take action against income or assets that are concealed or unexplained by persons by invoking section 111 of the income tax ordinance। तो क्या ये आपको लगता है इन्फोर्समेंट जो हम हर साल सुनते हैं कि होगी, ये इस दफा हो पाएगी? हमारी टैक्स मशीनरी इन माशी हालात में सेक्शन 111 इन्वोक करेगी और तमाम कंसील्ड और अनएक्सप्लेन्ड जो एसेट्स हैं उन तक पहुंच पाएगी, या सिर्फ ये भी एक एम्बिशन है जो हर साल हम लिख देते हैं बजट में? देखिए सफान साहब, बात यह है कि हमें एविडेंस देखना चाहिए जी। अभी तक तो एविडेंस ये कहता है कि आप टैक्स की मशीनरी के लोगों के थ्रू, फोर्स के थ्रू टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, खास तौर पे जब मईशत बिल्कुल एक फ्री फॉल के अंदर हो। इन हालात में तो बल्कि टैक्सेस को कम किया जाता है ताकि लोगों को थोड़ी रिलीफ मिले। मेरी तवक्को ये है कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद प्रेशर ना डाला जाए। इसकी बजाय 3-4 चीजें जो अब इस वक्त है, देखिए मईशत एक गैर मामूली चैलेंज में है। हम कुछ ज़राअत को टैक्स में लाएं, कुछ ट्रेडर्स को लाएं, कुछ इनहेरिटेंस के पैसे को लाएं। अगर हम ये काम कर पाएंगे तो सिग्नल जाएगा कि हम नेट को एक्सपेंड। ठीक है, अच्छा हारून साहब, मैं इससे पहले इन द लास्ट 30 सेकंड समराइज करूं, यस और नो शॉर्टली बताइएगा प्लीज के आपने जिस तरह कहा कि IMF को भी इस पर एतराजात होंगे, तो ये सेटिस्फाई कर पाएगा IMF को बजट या नहीं कर पाएगा? मेरा अपना ख्याल है जी कि जब IMF के साथ आप नेगोशिएट करेंगे तो इसमें मेजर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बजट ट्रांसमिशन में अपने खुसूसी राय दी, तजिया दिया। IMF के साथ जब बैठेंगे तो हमें मज़ीद एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, तो असल मसला यहीं पर मुद्दा रुका रहेगा। इस ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। बजट पर आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट पेश हो चुका है, बहुत से अहम सवालात थे इस बजट को लेकर, खासतौर पर यह कि क्या ये बजट IMF की कंडीशनैलिटीज यानी IMF को सेटिस्फाई कर पाएगा, और साथ साथ क्योंकि ये इलेक्शन ये बजट है तो जो वोट बैंक है इस वक्त हुकूमत का, ये उसको भी सेटिस्फाई करना होगा। तो क्या ये बैलेंस स्ट्राइक हो सका है? क्या ये डायलेमा जो था, ये पैराडॉक्स जो था, क्या हुकूमत इससे निकल सकी है, नहीं निकल सकी? इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ अहम नंबर्स आपके सामने पहले रखते चलें। एक तो कुछ अहम मेजर्स जिनमें अनाउंस हुए, जैसे 0.6% टैक्स लगाया गया है नॉन फाइलर्स पे अगर 50,000 रुपये से ऊपर का विड्रॉल उनकी तरफ से होता है कैश का। ये इससे पहले भी हुआ था और इससे कैश फ्लोज पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन इसको दोबारा नाफिज किया गया है। बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स है, 10% का प्रपोजल है। सुपर टैक्स का जो फ्रेमवर्क है उसको बढ़ाया गया है, 150 मिलियन जो है इस पर, और मैक्सिमम 500 मिलियन तक लेके जाया गया है इसको। इसी तरह से जो 2 लाख रुपए का एक टैक्स फॉरेन टैक्स वर्कर्स के ऊपर लगाया गया, जो बाहर से पैसे पाकिस्तान आएंगे उनको कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए। लेकिन सब में अलार्मिंग बात जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे वो ओवरऑल बजट एट अ ग्लांस है। अगर हम इस बजट की तस्वीर आपके सामने रखें, यानी जो बजट पेश किया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग फिगर जो है वो हमारे सामने ये है कि अगर रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स का जायज़ा लें तो जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं हुकूमत के, वो मजमूई तौर पर जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 12,163 अरब रुपए हैं। और उसमें से अगर जो प्रोविंसेस हैं, सूबाई हुकूमतों का शेयर निकाल दिया जाए तो वफाक के पास जो पैसा बचता है वो 6,887 अरब रुपए है, 6,887 बिलियन रुपीज़। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर्स, अखराजात की तरफ देखते हैं तो सिर्फ सूद की अदायगियाँ जो हैं वो 7,303 अरब रुपए हैं। इसका मतलब यह है कि जो वफाकी हुकूमत का मजमूई आमदनी है 6,887 अरब रुपए, वो आपके जो सूद की अदायगियां हैं उसकी पेमेंट पूरी करने के लिए भी इस वक्त नाकाफी है। तो ये बड़ी अहम और अलार्मिंग पोजीशन और आयरनी है अगर आप देखा जाए, और शायद ये पहली बार हुआ है जो मेरी मुख्तलिफ माहिर मईशत से सब तक बात हुई है कि हमारी हुकूमत के पास इतने रेवेन्यूज़ भी नहीं होंगे कि वो सूद अदा कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी हमने देखी है कि जो गवर्नमेंट रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो 714 अरब रुपए हैं,
लेकिन जो पेंशन है जिसके अंदर 17.5% इजाफा कर दिया गया है वो 761 अरब रुपए है, यानी सैलरी से ज्यादा पेंशन में जा रहा है और उसमें 17.5% का इजाफा और कर दिया गया है। सैलरीज में इजाफे पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, ना पेंशन में इजाफे पे, लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड बता रही है उसका मतलब यह है कि पेंशन सैलरी से ज्यादा हो चुकी है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर मईशत जुबैर तुफैल साहब एफपीसीआई के साबिक सदर प्रोग्राम में साथ मौजूद है। नौमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि पहले यही बात कि क्या ये पहली बार हम इतनी हमारी आमदन हमारी सूद की अदायगी भी पूरा नहीं कर पाएगी? क्या ये पहली बार हुआ है? अब सालों का आपका तजुर्बा है मईशत और बजट को देखने का, ये पहली बार होगा क्या? देखिए बात ये है कि थोड़ा सा फर्क होता था, लेकिन आपके ये डिस्काउंट रेट 21% हो गया, आपके इल्म में है 21%। तो जब आपका डिस्काउंट रेट 21% हुआ तो जो बेतहाशा कर्जे लिए थे उस पर अदायगी ज़्यादा हो गई। मगर मेरा अपना ख्याल ये था कि ये बजट जो है ना इसको रिवाइज होगा। इसकी वजह ये मैं आपको बता दूं, एक तो ये कि आजकल आपको पता है NFC अवार्ड के बाद असल जो है सूबों का है, तो पंजाब में तो हुकूमत है नहीं इलेक्टेड, उसके बाद KP में भी नहीं है, और आपने कुछ फाजिल बजट भी दिखा दिया है तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें ये समझते हैं कि IMF से 9th रिव्यू हुआ था उसकी किस्त मिल जाए, इससे आगे मुझे बजट में कुछ नज़र नहीं आता, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए कि पहली बात तो ये था कि ये बजट जो पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस हैं उनसे कतई निमट ही नहीं सकता। मगर उससे भी अहम बात मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड पे बता दूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस बजट की मंजूरी दे, इसलिए कि ये बजट की मुतअद्दिद तजावीज़ जो हैं, आईन पाकिस्तान की शिक 3, आईन पाकिस्तान की शिक 4, 25A, उसके बाद 37, 38 और 227 कुछ मैं बता रहा हूँ उसके मुनाफी है। तो अगर आइन के मुनाफी है तो इनको क्या इख्तियार है कि ये पास करें। दूसरी बात जो चीज़ देखनी है आपको ये है कि इसके अंदर आपने जो टैक्स रेवेन्यूज बजट खसारा रखा है वो, और ये कहा था कि हम उसको कम कर रहे हैं 6.5%। पिछले साल तो आपने रखा था 4.9%। आप तरक्की माकूस की तरफ जा रहे हैं। और एक और बड़ी अहम बात इसमें इन्होंने ये कर दी है कि बड़ा अच्छा है उनको आप डायमंड कार्ड दें, लेकिन कहीं ऐसा तमाशा तो नहीं हो रहा कि आप ये चाह रहे हैं, अमली तौर पर क्या होगा मैं बता दूं, एक शैतानी चक्कर होगा। यानी आपके पास रिश्वत का, भत्ते का, चोरी का पैसा है, इसको आप हुंडी हवाले के जरिए बाहर भेज दें, उसके बाद उसकी तफसीलात मंगवा लें, इस पर कोई पूछा नहीं जाएगा कहाँ से आया, और उसके बाद उसको मिल गया, और बाद में ये जो रुपया होगा ये दोबारा बाहर चला जाएगा हुंडी हवाले के जरिए, और ये पैसा रुकेगा नहीं, जो पाकिस्तान में होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि 1 साल में 15 अरब। इस पे अगर इससे पहले एमनेस्टी और इस मामले से पहले आपने एक शरह सूद की बात की कि ज्यादा है, तो हम तो ये फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो बैंक बोरोइंग होगी अगले माली साल में वो 3124 अरब रुपए होगी, और इसी तरह नॉन बैंक यानी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या दीगर से हम लेंगे वो 1906 अरब रुपए होगी। तो विद सच हाई डिस्काउंट रेट 21-22% पे हम मजीद बोरोइंग यानी तकरीबन 5000 अरब रुपए बैंक और नॉन बैंक से बोरो करेंगे डोमेस्टिक से, तो ये तो मजीद बढ़ेगा। ये साइकिल नहीं बन चुका है इस वक्त, और इस साइकिल को तोड़ेगा कौन? और दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि बजट की इस वक्त अहमियत नहीं, तो वो तो हमेशा से नहीं है। सप्लीमेंट्री हमने देखा है, SROs आ जाते हैं, फिर मिनी बजट्स आ जाते हैं, तो अहमियत तो इसकी भी नहीं है। ये भी फौरी तौर पे कोई मिनी बजट या SROs कुछ आ जाने हैं तो वो तो अहमियत नहीं, लेकिन ये किस तरह से उन्होंने प्लान किया फिर डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, जुबैर तुफैल साहब भी बैठे हैं, उनको भी पता है डिस्काउंट रेट में कमी लाजमन होनी है। ये अब 21 मैक्सिमम है, अब इसमें थोड़ी सी कमी होगी, एक चीज़। दूसरे कि आपने इसमें मार्क किया कि उन्होंने IMF से तकरीबन $2 अरब से ज़्यादा की वसूली का हदफ रखा है अगले माली साल में। इसका मतलब है कि ये कोई $7.5 अरब या उससे ज़्यादा का कर्जा अप्लाई करेंगे, इनको कर्जा वहाँ से मिलेगा, और उसकी उन्होंने किस्त रखी है। मगर एक ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, मगर मैं बुनियादी नुक्ता उठा दूँ। पाकिस्तान में दुनिया मानती है कि अगर आपको मईशत को तरक्की देना है तो 3 चीज़ें, GDP की तरह से टैक्सों की वसूली, और आपकी कौमी बचतें और मुल्क की सरमायाकारी। आपने इन तीनों को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए कि टैक्स GDP रेशो तो आपने उसको गिरा दिया है, इसलिए कि जो पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी है उससे 7000 अरब रुपया ये कम वसूल कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, तरक्याती अखराजात इसका बहुत ढंढोरा पीट रहे हैं। 1980 के हिसाब से देखें तो कोई 3000 अरब रुपया तरक्याती अखराजात में आपने कम मुख्तस किया है।
फिर सूबों की अगर चीज़ देख लें तो कोई 4000 अरब रुपया तालीम की मद में आपने कम मुख्तस किया है। तो बुनियादी चीज़ ये थी कि अगर आप टैक्सेस को भी नहीं बढ़ा रहे और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का जो उन्होंने हदफ रखा है वो इतना ज़्यादा है जो वसूल होने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 9 रिव्यू की इख्तिस लेने के बाद ये बजट चलने वाला नहीं है। और अभी एक और बात आएगी जो बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि जो आपका फाइनेंस बिल आएगा ना उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए गोशे हैं। अभी तो खुशनुमा तकरीर में अल्फाज कर दिए हैं, जब वो चीज़ें सामने आएंगी जो फाइनेंस बिल में है तो जो ताजिर सरहदकार वगैरह भाई हमारे तालियां बजा रहे हैं वो सोचेंगे ये क्या हो गया। सही, अच्छा भाई ये हो गया जब आपके पास टैक्स इससे पहले कि जुबैर तुफैल साहब का भी इनिशियल रिएक्शन हम जाने, और सब एक चीज़ और है कि ये जो पेंशन है 761 अरब रुपए, तो और ये हमारे रनिंग जो सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने फिर 17.5% बढ़ाई है इस दफ़ा। ये इसमें कितनी हद तक हम जैसे सर्कुलर डेट एक रिफॉर्म हम कहते हैं, क्या नहीं लगता कि पेंशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त हमें? हम 761 अरब रुपए पेंशन में दे रहे हैं, सैलरी से ज़्यादा पेंशन में जा रहा है पैसा, उस हालत में कि जब हमारी आमदनी हमारे सूद की अदायगी के लिए भी पूरी नहीं है। यानी हम कर्जे लेके लोगों की पेंशन देंगे, कर्जे लेकर सब्सिडीज देंगे 1000 अरब रुपए की। ये किस तरह की प्लानिंग है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, सिविल मैसेज ये कि सिविल लेकिन जो आपके अफवाज पाकिस्तान की पेंशन वो भी बेताशा है कि मुशर्रफ साहब ने उनका अलग होता था पेंशन, अब वो सेल पर डाल दिया। अब इसके लिए पूरी इस्लाहात की ज़रूरत तो यकीनन है और हुकूमत उस पर बात भी कर रही है। लेकिन मैंने जो आज चीज़ हैरान कुछ देखी कि आप ये देखें कि 2016, 13 और 17 में PMLN ये बातें किया करते थे, उनके मंशूर को मैं आपको बताऊँ उस वक्त जो बात कर रहे थे ये उसका बिल्कुल उल्टा है। उसका उन्होंने ये कहा था कि हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर ठीक करना है, उसके बगैर ये ठीक नहीं हो सकती, तो टैक्सों के शोबे में इस्लाहात, मईशत को दस्तावेजी बनाना, काले धन को सफ़ेद होने से रोकना, जितनी तजावीज़ है उसकी उल्टी है। यानी आप जो है ना विदहोल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, कैश विदड्रॉल यानी, और ये रेमिटेंसेस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी बातें ये करते थे कि मईशत में बेहतरी के लिए लाजमी शर्त है, उसके बगैर ठीक नहीं हो सकती। और आज की तारीख में उस वक्त जब ये मंशूर आया था कम से कम 10 गुना ज़्यादा मईशत तबाह बर्बाद है, तो वो भी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे। तो ये तो एक ऐसी मुझे ऐसा लगता है एक तमाशा क्रिएट किया गया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये कोई भी हदफ हासिल नहीं होगा तो हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा ना कि एक हदफ हासिल हो जाएगा कि 9th रिव्यू हो जाए और एक इंस्टॉलमेंट मिल जाए, जुबैर तुफैल साहब क्या ये हदफ पूरा हो जाएगा इस बजट से? यानी हम IMF को सेटिस्फाई कर पाएंगे, 9th रिव्यू कंप्लीट हो पाएगा? योर एनालिसिस एंड इनिशियल कमेंट्स ऑन द बजट प्लीज जुबैर तुफैल साहब। देखिए, हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से 9th रिव्यू जो है उसे मुकम्मल किया जाए। अगर अभी गुज़िश्ता 6 महीनों से जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी नहीं होती, हुकूमत IMF जो भी उनके सामने शराइत पेश करता है तो हुकूमत उसको किसी न किसी तरह से पूरा करती है। 1 महीने, 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में जब वो पूरा करके उनके पास जाते हैं तो फिर वो नई शराइत पेश कर देते हैं। और उन्होंने एक ऐसा तरीका अपना लिया है कि इनको थका दो, जो भी पाकिस्तान की तरफ से नेगोशिएशन कर रहे हैं इनको थका दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं आपने जो पिछली हुकूमत ने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे, लिहाजा आपको तमाम बातें करनी होंगी पूरी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो आप देख लें, ना तो IMF की कोई जो भी नेगोशिएटिंग टीम है वो आराम से वाशिंगटन जाके बैठ गई है और हुकूमत जो है वो उनसे बातचीत करती है जूम पे सारी चीज़ों से, लेकिन कुछ हासिल हो नहीं पा रहा। और दूसरा ये कि एक हुकूमत कोशिश करेगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हुकूमत सिर्फ ये कोशिश करेगी किसी तरह से IMF का 9th रिव्यू हो जाए, उसके बाद जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उससे IMF अपने शराइत के ऊपर जो है तमाम चीज़ें हल करवा लेगा। ये चीज़ें बाज़ बुराइयाँ ये अपने सर पे नहीं लेना चाहते तो वो अगली आने वाली हुकूमत केयर टेकर के ऊपर डालना चाहेगी। सही, तो या आपके नज़दीक भी ये मतलब एक शॉर्ट टर्म बजट हो सकता है। लेकिन ये बताएं कि जो खास तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स आए उसमें ये बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन सिफर -2.9% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -8% गई है, जो पॉजिटिव टेरिटरी में थी। लास्ट ईयर 11% अराउंड थी पॉजिटिव LSM। तो ये जो बजट है क्या आप लोगों को रिवाइवल में, क्योंकि कहा गया कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, मदद होगा, किसी तरह मददगार साबित होगा, कोई भी इनिशिएट कर सकेगा? इंसेंटिव्स हैं इसमें कुछ ऐसे हैं जिससे हम समझे कि ILSM में कुछ ग्रोथ आएगी? देखें, इकोनॉमिक सर्वे में तो आपको पता चल गया कि आपके जितने भी टारगेट्स थे वो तकरीबन मिस हुए जी। और मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा तमाम टारगेट मिस हुए। और इस वक्त
हुकूमत जो भी इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 6 महीनों से हुकूमत ने तकरीबन एलसीज पे इनडायरेक्ट पाबंदी लगाई हुई थी। आप कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो जो है, उसके अलावा केमिकल सेक्टर है, ये स्टील सेक्टर है, वो अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक एलसी नहीं खोल पाते थे। अगरचे वो बार बार कोशिश करते थे, स्टेट बैंक के गवर्नर से भी मिलते थे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता था। स्टेट बैंक ने इनडायरेक्ट ये कह दिया था कि आप लोग अपनी प्रोडक्शन 50% कम कर दें, और इसी लिहाज से उन्होंने बैंकों को डायरेक्शन दी कि आप एलसीयाँ ना खोलें, और बैंकों ने एलसी नहीं खोली, या अगर खोली तो सब्सटेंशियल मार्जिन लेके पहले इनिशियली कहा कि 100% कैश मार्जिन जमा कराएं, वो भी करा दिया रॉ मटेरियल्स के लिए, फिर उसको बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उस 50 पे ले आए, लेकिन इन्होंने खुद से इंडस्ट्रीज़ को चोक किया। इसी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है, और उनका जो भी टारगेट था वो उससे पूरा नहीं हुआ। नहीं, तो ये तो हमें पता है कि इकोनॉमिक सर्वे में हुआ, आपने रीजंस ही बता दिए, लेकिन सर ये बताएं कि क्या बजट के अंदर कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिससे ये रिवाइव हो सके, या आप समझते हैं कि एलसीज के हवाले से, या जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया हुआ था मईशत को, आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से, क्या उस हवाले से कोई मुस्बत आपको पहलू नजर आया इस बजट में? देखिए, मैं अर्ज करूं कि मैंने पूरी तरह से ना बजट पढ़ा नहीं। अच्छा, है। अभी नहीं, अभी आया तो आपसे कह दूं कि क्या हुआ। अभी देखिए थोड़ी देर तक तो वजीर खजाना साहब खुद तकरीर कर रहे थे, लेकिन जुबैर साहब ये बताएं, तो इसलिए मैं पूरी तरह जी जुबैर साहब, क्योंकि एक माइंडसेट भी तो एक होता है। जब बजट आप लोग, जब एफपीसीआई की मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो उससे पहले कुछ फिगर्स आना शुरू हो गए थे। एक फिगर 1.5 खरब रुपए की आई कि एक्सपोर्टर्स को डिवैल्यूएशन की मद में 1.5 खरब रुपए का फायदा हुआ है गुज़िश्ता 3 या 4 साल के अंदर। तो एक इस माइंडसेट के साथ हुकूमत आपसे आपके प्रपोजल्स ले रही थी कि आप लोग ऑलरेडी डिवैल्यूएशन से, यानी एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी डिवैल्यूएशन से फायदा उठा चुके हैं, तो इनको शायद मजीद मराद की जरूरत नहीं है, और इनको जो टैरिफ सब्सिडीज और ये सब, ये इनकी भी जरूरत नहीं है। तो माइंडसेट ये था गवर्नमेंट का, ये सही था माइंडसेट? देखिए, गवर्नमेंट का माइंडसेट ऐसा था, लेकिन हकीकत ये है जी कि जब आप पूरी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप उस इंडस्ट्री से पूरा फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। और हुकूमत के भी जो टारगेट्स मिस हुए हैं रेवेन्यू के, वो इसी वजह से हुए। अगर प्रोडक्शन मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन सही चल रही होती तो एक कार के ऊपर एवरेज 15 से लेके और 25 लाख रुपए तक का सेल्स टैक्स आता है। अब आपकी प्रोडक्शन पता चल गया कि ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन जो है वो 1/3 रह गई, तो 1/3 रह गई तो आपको बस सेल टैक्स कहाँ से आएगा? आपने, हुकूमत ने खुद से उसको, उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को जो है इस तरह से दबाया कि उसकी वजह से ना कोई प्रोडक्शन बरकरार रख सका और ना ही एफबीआर अपने रेवेन्यूज जमा कर सका। सही। अच्छा, ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी से आपसे पूछना चाहूँगा कि एक लफ्ज़ था इनोवेशन और डॉक्यूमेंटेशन के, शायद कुछ इनोवेटिव मेजर्स होंगे, जो कुछ मेजर्स सामने आए, जिस तरह आपने जिक्र किया रेमिटेंसेस पे कोई सवाल नहीं, 0.6% टैक्स ऑन जो आपकी जो आप विड्रॉल करेंगे 50,000 से ऊपर नॉन फाइलर्स, बोनस शेयर्स के ऊपर 10% प्रपोजल, सुपर टैक्स का फ्रेमवर्क बढ़ा दिया गया, एक विंडफॉल इनकम टैक्स कुछ सुन रहे हैं, दूसरा 2 लाख रुपए जो फॉरेन वर्कर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो आर दीज इनोवेटिव, और ये डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से अगर जुबैर साहब पहले पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आपका। जी डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, ओके। देखिए, पहले मैं आपसे इस करता हूँ कि बुनियादी तौर पर एक बात आपकी सही है कि आपके एम्फेसिस एक्सपोर्ट पर नहीं है, रेमिटेंसेस पर है। यानी ये तो आग से खेल रहे हैं रेमिटेंसेस पर, इसलिए उससे महंगाई बढ़ती है और रोजगार मुहैया नहीं होता। जो कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा वो एक्सपोर्ट से मिलेगा। इनका एम्फेसिस मुझे लगता है रेमिटेंसेस पर है। वो ये कि वो जिनके पास नाजायज़ दौलत है उनको सफ़ेद करेंगे और रेमिटेंस आ जाएगी। पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लें। बरामदात में मुझे कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इनोवेशन इसलिए नहीं है कि जो इक़दाम आप 2013 से 16 तक रिवर्स करने की तैयारी कर रहे थे उनको अब आपने दोबारा लेकर आए हैं। इसका मतलब ये कि मईशत को दस्तावेजी बनाने का कतई कोई प्रोग्राम नहीं है। जो भी है, टैक्स की चोरी भी आप चाहते हैं हो। नॉन फाइलर क्या चीज़ होती है जनाब? या तो आदमी चोर होता है या फाइलर होता है, तीसरा तो नहीं होता। अगर मेरी आमदनी नहीं है तो मैं फाइलर ही नहीं हूँ, तो मुझे नॉन फाइलर आप कह के मुझसे आप कह रहे हैं कि जी आपसे टैक्स ज़्यादा लेंगे, ये तो गैर कानूनी है। अगर एक खातून खाना है, उसकी आमदनी पूरे साल की जो 3 लाख है, उसको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी, तो नॉन फाइलर तो कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने उसको पूरा सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया है, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट किए बगैर
अब गुजारा नहीं है, इसलिए कि इनके मंशूर में ये था कि अब आईटी है हमारे पास अवेलेबल है, आईटी से हमें पता है किसके पास कितनी दौलत है, कितना टर्नओवर है, कितना उसने प्रॉफिट लिया है, कितना बिजली का बिल दिया है। उससे फ़ायदा उठाने के बजाय वही ड्रामा कि चोरी का पैसा है तो आपने कैश विड्रॉल कर ली, तो वो तो बहुत खुश होगा कि मुझे इनकम टैक्स देने के बजाय थोड़ा बहुत विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। ये तमाशा अगर बंद नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरात होंगे। ये मैं मानता हूँ कि पिछले साल जो, अगर मैं इस साल -2 मेरे ख्याल से हमारी ग्रोथ रेट होगी, 0.3 नहीं है जो ये कह रहे हैं कि -2 होगी, उसका इसको फ़ायदा ये होगा कि इस साल कुछ ना कुछ ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका बेस रेट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर होगी। लेकिन जो इस वक्त औसत बताया गया खित्तों का वो है 5.9%, हमारा 3% होगा। महंगाई हमारी अगर ये 21% का हदफ रखते हैं तो खित्ते के मुल्कों से 3 गुना। अब बेरोज़गारी यकीनन बढ़ेगी, इसलिए कि 3% ग्रोथ से तो बेरोज़गारी बढ़ती है और कोई इनोवेशन नहीं था। अगर कुछ इनको करना था तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 25% देकर अच्छा डॉक्टर साहब ये बताते जाएं कि क्योंकि ये जो 2 मेजर्स जो मैंने आपसे पूछे कि एक तो आपने जिस पर शुरू में जिक्र भी कर रहे थे कि रेमिटेंसेस पे सवाल नहीं होगा $100,000 तक, और फिर ये जो 0.6% आपका विड्रॉल पर टैक्स है, तो सर ये क्या ग्रे इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, खासतौर पे जो आपका विड्रॉल होगा कैश ट्रांजेक्शंस अबव 50,000, क्या ये ग्रे इकोनॉमी प्रमोट होगी? क्योंकि इससे पहले ये कहकर इसको बंद किया गया था कि लोग कैश बैंक के बजाय बैंकलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहे थे, तो ये विल इट प्रमोट दिस डॉक्टर साहब? इसमें शुबे की क्या बात है, वो ये कह रहे थे कि आप अपने इनकम पर 30-35% टैक्स देने के बजाय 0.6% ये दे दें, तो आप तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ इनकम टैक्स मत दो, ये थोड़ा सा विदहोल्डिंग टैक्स दे दो 0.6%, तो ये तो आप उसको रिवार्ड दे रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है। इसको, ये तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है ना, इसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। कैश विड्रॉल पर आप उसको कहें ये तो काला धन है, इस पर आप 70% टैक्स दें, 35% होता है, काले धन पर दुगना होता है, तो आप दुगना टैक्स लें। ये जब तक पेनलाइज नहीं करेंगे, चोरों को रिवार्ड देते चले जाएंगे, तो हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो पीछे की तरफ जाएंगे। ये है तरक्की माकूस, ताकतवर तबकों को, चोरों को नवाजना। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी तबाहकुन पॉलिसी है, इसीलिए इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको रिजेक्ट कर दें, इस पूरे बजट को रिजेक्ट करें, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। मैं तो बुनियादी बात कह रहा हूँ। सही। अच्छा, मैं फिर अगर आपसे सीधा पूछूं, जुबैर तुफैल साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी कहा कि पहली प्रायोरिटी IMF को मंजूर करना है, 9th रिव्यू हासिल करना है। तो अगर हमने जो भी इस मद में रखा है कि फेडरल PSDP 950 अरब रुपये है, या हम प्रोविंशियल PSDP का हमने जो इस वक्त चीज़ें अनाउंस की हैं, या फिर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को मराद अनाउंस की गई हैं, वो चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री हो या सोलर इंडस्ट्री हो, तो विल दीज मटीरियलाइज? जुबैर तुफैल साहब, क्या जो इंडस्ट्री या सेक्टर से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको उम्मीद होगी कि ये मटीरियलाइज होगा, या ये सिर्फ ऐलानात हैं? जुबैर तुफैल साहब देखें, जहाँ तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो भी हुकूमत ने अनाउंस किया है वो बिल्कुल उनको दे सकते हैं। जो भी मराहत हैं उन पर टैक्स पहले भी नहीं था, और उसके अलावा वो जो IT का सेक्टर है, इसमें बेशतर लोग जो हैं उन्होंने अपने ऑफिसेज दुबई में शिफ्ट कर दिए हैं, और वो अपने सारी आमदनी वहाँ पार्क कर रहे थे। तो हुकूमत को तो चाहिए कि उनको किसी भी तरह से यहाँ लेके आएँ, क्योंकि वो जो डॉलर अगर वो दुबई में ला रहे हैं तो वो असल में तो उसकी जगह पाकिस्तान थी जहाँ से कि ये लोग ओरिजिनेट होते हैं। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्हें और भी मराद देनी पड़े तो IT सेक्टर को मराद दें, लेकिन इनको पाकिस्तान में लेकर आएँ ताकि ये अपनी तमाम आमदनी जो है पाकिस्तान में ज़ाहिर करें और वो फॉरेन एक्सचेंज जो है पाकिस्तान के अंदर आए। ठीक है, एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है। इसके बाद बजट पर, अपोज बजट, इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या सामने आया है, और क्या ये बजट हुकूमत के अहदाफ पूरे करने में हुकूमत को मदद देगा या नहीं देगा, ये सारे अहम सवालात के और इनके जवाब के साथ हाजिर होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट आ चुका है, बजट से बहुत सी तवक्कात बहुत से सेक्टर्स की हैं। क्या वो तवक्कात पूरी हुई या नहीं हुई? क्या हुकूमत इस बजट से IMF को सेटिस्फाई कर पाएगी? ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। सदर FPCI इरफान इकबाल शेख साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, पहले आप ये बताइएगा आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? FPCCI ने जो बाकायदा डिमांड की थी कि एक प्रो ग्रोथ, प्रो बिजनेस बजट होना चाहिए विद ऑल द टैक्स रिफॉर्म्स, क्या आपको ये तमाम चीजें इसमें नजर आई? कैसे आप इस बजट पर कहेंगे? इनिशियल रिएक्शन आपका क्या होगा इरफान साहब?
देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, इन जो हालात थे और जो 0.29% हमारे हालात हैं, इन हालात में बजट को पेश करना सच्ची बात है कि हालात ऐसे थे कि उसमें गवर्नमेंट को बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने उसको प्रेजेंट किया है और जिस तरह से वो अपना उन्होंने कहा है कि जी चीज़ों को हम इस तरह से लेके जा रहे हैं, तो ओवरऑल लगता तो ऐसे है कि ये बजट इन हालात में अच्छा पेश किया उन्होंने। लेकिन ये कहते हैं कि डेवल इज ऑलवेज बिहाइंड द सीन। वो सारे जब हम चीज़ें जब चेक करेंगे, उसकी डिटेल्स आएंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके पीछे क्या क्या है। क्योंकि 9,200 का जो टारगेट रखा गया रेवेन्यू का, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि 7,500 का हमारा 7,500 7,600 का हमारा था, उसको हम अपना नहीं कर सके थे। और इन हालात में इसको हम आगे पूरा कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरी बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, उनमें इनमें एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे की थी कि हमने जो ख़ास तौर पे कहा था कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि इस रेट में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती। 21% कवर में 3% आपसे बैंक ऊपर ले लेगा, 24% में कोई इंडस्ट्री फिजिबल नहीं है। इसको जो है ना थोड़ा सा किया जाए, कम किया जाए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर अपना आपका जो है क्या नाम है एक्सचेंज रेट, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोई लाया माल इसमें नहीं बताया कि हम किसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कहाँ तक जाएगा। क्योंकि मेरा जो ख्याल है कि अगर इन्हीं हालात में इसी तरह से चलता रहा तो ये इट कैन गो टू 400 और ये कोई ऊपर बढ़ सकता है। या डॉक्टर साहब कहते थे कि 240 पे है तो हम 240 पे इसको लेके आएंगे, तो इसको किस तरह से लेके आएंगे उसके ऊपर एक डिटेल में उनको बताना चाहिए था, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें ज़राअत के लिए उन्होंने एक अच्छा किया कि ज़राअत के लिए पैकेज दिया, क्योंकि ज़राअत मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको उन्होंने लाया है साथ उसमें किया है और उसके इंसेंटिव भी दिए हैं। तो ये एक अच्छा दिया है ताकि लोग उसमें कर सकें। उनमें आपकी मशीनरी के लिए भी उन्होंने, बाकी चीज़ों के लिए भी, सीट का भी, सब के लिए उन्होंने उसमें आसानियाँ की हैं। लेकिन अब आ जाए उसमें आपका जो था जो कॉमनीज थी हमारी, उन कॉमनीज के लिए इन्होंने 1.25% से 1% किया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल हमने कहा था कि इसको जो आपका मिनिमम टैक्स है इसको सब जगह आप 1% कर दें 1.25 से, तो वो खैर उसके ऊपर उन्होंने नहीं किया। अब इसमें एक और जो अच्छी बात किया वो ये किया कि आईटी के ऊपर उन्होंने अच्छी अपना उसमें दिए हैं चीज़ें, और मैं समझता हूँ अच्छे इकदाम है जिससे आईटी का थोड़े से हालात बेहतर होंगे। 0.25 से उन्होंने इसको ख़त्म किया है। बस मुख्तलिफ उनके जो मशीनरी है और मुख्तलिफ चीज़ें बनाने पर उनको उन्होंने किया। इस तरह सोलर्स के ऊपर भी उन्होंने एक अच्छा दिया है, पैकेज दिया है, जो कि बेहतर होगा कि अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें तो बहुत अच्छा। तरक्याती बजट जो ना मैं समझता हूँ कह रहे हैं कि ये कम है। इरफान साहब के अभी तो डिटेल्स से मजीद इसका अंदाज़ा होगा, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि आपने जो एक सवाल उठाया कि ये जो 9,000 अरब रुपए हैं ये कलेक्ट किस तरह होंगे, तो इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल है कि एक जो लफ्ज़ आ रहा है इस बजट के बाद और जो अक्सर लोग कह रहे हैं वो ये है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग बियॉन्ड 3 मंथ्स। ये 3 महीने के ही लिहाज से उन्होंने बनाया है ताकि उनको ट्रांस मिल सके, 9th रिव्यू कंप्लीट हो सके, और इससे आगे नहीं देख रहे वो। तो डू यू एग्री विद दिस कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए के विजन से बनाया गया है बजट? इरफान साहब जी इस बजट को देखने के बाद सच्ची बात है, लगता है कि इसके बाद आपका मिनी बजट्स आएंगे, क्योंकि ये 3 महीने को ही देख के उन्होंने उसको रख के ही बनाया गया है, और ये इसके बाद मिनी बजट्स डेफिनेटली आएंगे और सारी चीज़ें जो ना वो पता चलेंगी इसके बाद ही क्या इसके हालात है। लेकिन ये मिनी बजट्स तो जरूर आएंगे इसके बाद। सही। और आपने जिस तरह कहा कि आपकी बिल्कुल ठीक है 0.29% ग्रोथ, तो आपका अपना जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग उसकी ग्रोथ तो -2% से नीचे थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है -8% थी, तो उसके अंदर और जो कंपोनेंट जैसे कंस्ट्रक्शन है वो -5.5% था इकोनॉमिक सर्वे में। तो आपको लगता है कि क्या इस बजट से हम रिवाइवल की तरफ जाएंगे, क्या खासतौर पे इंडस्ट्री लार्ज स्केल जाएगा रिवाइवल की तरफ? सब मेरा तो सबसे बड़ा जो मुझे रिजर्वेशन है वो ये है कि 0.29% आपने बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी सिचुएशन है, ये गवर्नमेंट बता रही है, मेरा अपना ख्याल इससे भी हम थोड़े कम में होंगे। तो ये 3.5 का जो टारगेट रखा है ये कोई टारगेट आसान नहीं होगा। नंबर 2, आपने कोई इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज या इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, जो खासतौर पर हम उनसे कहा था कि जब तक इंडस्ट्री को आप पैकेज नहीं देंगे
आप इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी नहीं लेके आएंगे तब तक आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। उसकी दो वजूहत बताता हूँ मैं कि इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के ऊपर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक इस मुल्क में नहीं होती, फिर हमने इनसे कहा था कि आप एग्रीकल्चर के लिए आप अपना पॉलिसी लेके आए। ये इन्होंने एक थोड़ी सी इसमें मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट्स तो कर दी हैं, बट एग्रीकल्चर हमारा 83% जो फार्मर है वो 10 से 15 एकड़ वाला है। देखिए उसके पास ना वसाइल है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास मशीनरी है, और ना उसके पास सीड्स है अच्छे। तो ये सारी चीज़ें जो ये इसके लिए हमें कॉर्पोरेट एक फार्मिंग चाहिए और एक लेके आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बेहतर होंगे। हम तो 30-35 मन गंदम पैदा कर रहे हैं, हम कोई कॉटन अपना कर रहे हैं 600 kg कर रहे हैं पर हेक्टर, और जो साथ हमारा इंडिया अच्छा, और इरफान साहब 1700 कर रहा है, आपकी गंदम 70 कर रहा है। जी, जो रीजंस आप बताएं, मैं जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट से अभी जुबैर तुफैल साहब भी यही कह रहे थे, और आपसे भी पूछूं तो कॉन्ट्रैक्शन के रीजन ये बताए गए थे कि एलसीज के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा दिए थे इंपोर्ट को कर्व करने के लिए, उसकी वजह से रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन इफेक्ट हुई और उसका इम्पैक्ट आया ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। तो क्या ये आपने मुतालबा रखा है, बात हुई, बात नहीं हुई बजट में, प्रपोजल में कि एलसीज वाले मामलात को हल करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को फर्क पड़े? और क्या आपको इस बजट में लग रहा है कि इस बारे में आपको कोई पॉलिसी चेंज नजर आया? नहीं, इसमें तो कतन कोई चीज नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब डार साहब से हमारी मीटिंग हुई तो हमने उनसे ये पहला सवाल यही किया था कि जी देखिए एलसीज खुलेंगी तो आपकी प्रोडक्शन ठीक होगी, आपकी प्रोडक्शन ठीक होगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी अपना उन्होंने कहा था जी हम इसको कोशिश कर रहे हैं, पर जो मौजूदा हालात गवर्नमेंट के हैं और जितने उनके पास फॉरेन रिजर्व हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो हमें वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकती, हम इंपोर्ट उस तरह से नहीं कर सकते। अगर आज इंपोर्ट खोल देंगे तो उनके सर्कुलर डेट जो ना वो फिर उस तरह से बढ़ के आगे ऊपर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए उन्होंने अपना ये काम किया, और इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि आगे फ्यूचर क्या होगा और किस तरह से लेके चलना है। आपको नजर नहीं आ डायरेक्शन? पाकिस्तान देखिए, मैं जुबैर तुफैल साहब आपका भी सर कमेंट करने जी आपसे पूछना चाहूंगा सर कि ये जो बात है कि द गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग बियॉन्ड 3 months, जुबैर तुफैल साहब डू यू एग्री विद दिस? जी हाँ, बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है। हुकूमत जो है वो अपना जो भी उनका आने वाले 3-4 महीने उसको गुजारना चाहती है। दूसरी बात जो आपने एलसी के हवाले से कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि वो एलसी के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा कि यकीन दहानी कराई कि हम आने वाले महीनों में एलसियाँ खुलेंगी। हाँ, वो उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले भी कहा है, लेकिन सर हम उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि वो ये होगा या नहीं होगा ये तो देखना होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जुबैर तुफैल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में साथ थे। आज आपने बजट की ट्रांसमिशन देखी है, बजट में क्या होने हुआ है, क्या होने जा रहा है, सारे अहम सवालात आपके सामने रखे। महंगाई पर असर क्या पड़ेगा, माशी प्रोजेक्शंस क्या हैं, IMF सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, आवाम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, सारे अहम सवाल उठाए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा अब तक।